एपिसोड 541 चिंतित। मुझे क्यों चिंतित होना चाहिए? दक्ष वह व्यक्ति है जिससे तुम प्यार करती हो, भले ही उससे कुछ गलतफहमी हो। मुझे यकीन है कि वह लू वान को नहीं मारेगा। वह तुमसे प्यार करता है, वह तुम्हारे भाई को नहीं मारेगा। मिंगू की मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि वह लड़ेगा लेकिन लू वान को जिंदा छोड़ दिया जाएगा। वह आदमी इतना मूर्ख नहीं होगा। क्या तुम भूल गई? उसने वादा किया था कि वह जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुम्हें दुख हो। तुम्हारे भाई को मारना तुम्हें सबसे ज्यादा दुखी करेगा। वह जानता है शांत होने के बाद वह समझ जाएगा। वह ऐसा नहीं करेगा। उसने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम सही हो। मिंगू ने अपनी मां की गोद में सिर रखते हुए कहा। उसके आंसू अभी भी नहीं रुके। तो तलवार मेरी समझ को बढ़ाए बिना मेरी कानून शक्ति को बढ़ा रही है। क्या गलत है? जब तक यह मुझे मजबूत बनाती है तब तक यह अच्छा है। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। आप जिस चीज के बारे में चिंतित हैं मैं उसे संभाल सकता हूँ। तलवार मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जून को उत्तर दिया। उसने तलवार को देखा जो पिछली बार की तरह ही साधारण और बेकार लग रही थी। उसे तलवार में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। इसी तरह उसे खुद में भी कोई अंतर नहीं दिख रहा था। क्या तुम तलवार वापस रख रहे हो या नहीं? जून ने गुस्से से दक्ष को देखा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम क्या करोगे? दक्ष ने मजाक में पूछा। तो मैं दोबारा नहीं कहूंगी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। अगर तुम नहीं सुनना चाहती तो ये तुम्हारी गलती है। जिद्दी बनी रहो बस। जब बहुत देर हो जाए तो पछतावे में रोते हुए वापस मत आना, जून ने कहा और गायब हो गई। यह छोटी सी अधीर लड़की, क्या उसने सचमुच सोचा था कि मैं पूरे दिन इस तलवार को अपने हाथ में घसीट रहूंगा? मैं इसे वैसे भी वापस रखने वाला था, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और समय की तलवार को प्राचीन अंगूठी में वापस रख दिया। फिर वह निकटतम पत्थर पर चला गया और उस पर बैठ गया। तुमने खाने के बारे में बात की, चलो खाना खाते हैं, उसने झकी से कहा जो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह कोई अजीब प्राणी हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई भूत हूँ? कुछ नहीं, झकविंग ने कहा और वह दक्ष की ओर चली गई। वह उससे पूछना चाहती थी कि क्या मिंगू ने उसका दिल तोड़ा है और क्या हुआ, लेकिन उसने नहीं पूछा। वह पहले से ही महसूस कर सकती थी कि दक्ष अपने सही दिमाग में नहीं है। उसे उन चीजों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी जो उसे और अधिक परेशान कर सकती थी, खासकर अगर वही चीजें थी जो उसे इस स्थिति में ले गई। वह उसके करीब गई और दूसरे पत्थर पर बैठ गई जो उस जगह के ठीक बगल में था जहां दक्ष बैठा था। वह अपनी भंडारण अंगूठी से कुछ पल निकालकर दक्ष को दे दिया। ये लो खा तुम नहीं खाओगे? दक्ष ने पूछा और उसने पीले सेब जैसे पल को उठाया और खाने लगा। मैं भी खाऊंगी, क्विन ने जवाब दिया और उसने और पल निकाले और खाए। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? उसने चिंता में दक्ष से पूछा। बेशक, मुझे बेहतर क्यों नहीं लगेगा? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी सामान्य मुस्कान से अलग लग रही थी। उसकी हमेशा की मुस्कान में शैतानी आकर्षण था, साथ ही खून से लथपथ आंखों में एक ईमानदार गर्व भी था। लेकिन उसकी वर्तमान मुस्कान में एक शैतानी आकर्षण था जिसके साथ उसकी आंखों में एक डराने वाली तीक्ष्ण भी थी। कुछ नहीं तो अब तुम्हारी क्या योजना है? खाने के बाद तुम क्या करोगे? झकविंग ने पूछा, ये सोचते हुए कि क्या वह मिंगू के बारे में बात करेगा। मेरी योजना हो? मुझे कुछ करना था। मुझे लगता है कि यह सही मौका है। दक्ष ने हंसते हुए एक और निवाला खाया। किस बात का अवसर? झकविंग ने पूछा। जो मैं चाहता हूँ उसे चुराने के लिए सांसारिक परीक्षणों का दूसरा चरण जल्द ही होने वाला है। वह राजकुमार भी संत राजा की निशानी के साथ वहां होना चाहिए। चूंकि मैं पहले से ही मूड में हूँ इसलिए मैं जो मेरा है उसे ले सकता हूँ। मुझे अभी भी यह जानना है कि संत राजा की कब्र में क्या है। दक्ष ने उत्तर दिया। तो तुम और अधिक लड़ोगे? जविंग ने पूछा। लड़ाई का मतलब है दो बराबर लोगों के बीच लड़ाई। यह एक तरफा मारपीट होगी और अगर वह मुझे रोकता है तो यह एक तरफा नरसंहार होगा। दक्ष ने जवाब दिया। मैं शांतिपूर्ण रहने की कोशिश करूंगा। वह पहले ही पीला सेब खा चुका था और उसने अगला सेब खाना शुरू कर दिया। जिविन चुपचाप बैठी रही। उसे सिर्फ हवा की सीटी और दक्ष के खाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह सोच रही थी कि उसे बोलना चाहिए या नहीं। वह मिंगू के बारे में पूछना चाहती थी। वह पूछना चाहती थी कि क्या हुआ था। उसने सोचा था कि दक्ष खुद ही बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझाने की भी परवाह नहीं थी। टोकन मिलने के बाद क्या होगा? क्या हम इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर उस दुनिया में वापस चले जाएंगे? झकविंग ने काफी देर बाद पूछा। ये जगह छोड़ दोगे? दक्ष ने भौं सकोड़ते हुए सोचा। मुझे लगता है कि हम ऐसा करेंगे। हमें सेंट किन की कब्र पर जाने के लिए अपने गृहलोक में वापस जाना होगा जहां तक हमेशा के लिए चले जाने की बात है। मुझे लगता है कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। कुछ भी शाश्वत नहीं है और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जो इस दुनिया को मुझसे जोड़ती हैं। दक्ष ने डूबते सूरज की ओर देखते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ कभी वापस नहीं आ सकता। क्या मिंगू जीवित है? अपनी इच्छा शक्ति को इकट्ठा करते हुए झकविंग ने आखिरकार पूछा। बेशक, वह जिंदा क्यों नहीं होगी? दक्ष ने पूछा और इस मजेदार सवाल पर जोर से हंस पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उसे मार दिया? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैंने तुम्हें उदास देखा और सोचा कि शायद
शायद उसके साथ कुछ हुआ होगा। जक्विन ने अपना सिर नीचे करके समझाया, यह मौत ही नहीं है जो हमेशा दुख देती है। हमारा मानव हृदय बहुत कमजोर है। मौत जैसी डरावनी चीजों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि सबसे हल्की चीजें भी इस बेवकूफ को दुख पहुंचा सकती है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपनी छाती को उस जगह पर रगड़ा जहां उसका दिल होना चाहिए था। जक्विन ने उसकी बातें सुनी और आह भरते हुए कहा, क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? तुम्हें पता है कि वह कभी कभी भोली होती है। मुझे नहीं लगता कि वह कभी भी तुम्हें जानबूझकर चोट पहुंचाएगी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे अपना चेहरा कभी ना दिखाऊं और उससे मिलने कभी ना आऊं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके चारों ओर अभी भी एक अंधेरी आभा थी, लेकिन समय की तलवार की अनुपस्थिति में ये पहले की तुलना में कम तीव्र लग रही थी। क्या तुम मुझे वह सब कुछ बता सकती हो जो तुमने मुझे आखिरी बार देखने के बाद किया था? मैं और अधिक जानना चाहता हूँ। जक्विन ने पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए पूछा। ये तब था जब दक्ष ने आखिरी निवाला खाया। वह खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैलाकर जम्हाई लेने लगा। खाने से मुझे नींद आ रही है, बहुत थका देने वाला दिन रहा। हमें कोई आश्रय या शिविर लगाने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, उसने जक्विन से कहा। दक्ष और जक्विन ने अभी अभी वह स्थान ढूंढा था जहां उन्होंने रात रुकने का फैसला किया था। ये जंगल के बीच में था। सौभाग्य से इसमें कोई जानवर नहीं रहता था। यह एक शांत जंगल भी था जो सबसे नजदीकी मानव शहर से बहुत दूर था। जंगल के बीच में दक्ष ने तंबू लगाना शुरू किया जबकि जक्विन ने उसकी मदद की। यह बेहतर लग रहा है। शिविर की स्थापना पूरी करने के बाद दक्ष ने संतुष्टि में सिर हिलाया। हाँ, अच्छा काम है। जक्विन ने दक्ष की तारीफ की। वह जानती थी कि दक्ष उससे मिंगू के साथ हुई घटना के बारे में विस्तार से नहीं बताएगा, इसलिए उसने पिछली बार इस विषय को अनदेखा कर दिया था। ये देखते हुए उसने रात के लिए इस मामले को छोड़ दिया। सुबह होने पर वह इस पर फिर से विचार करने वाली थी और उसने दक्ष से पूछा कि अच्छी नींद के बाद उसका दिमाग ताज है, चलो सोते हैं, दक्ष ने कहा और वह तंबू के अंदर चलने लगा। जक्विन भी अंदर गया और उसने देखा कि दक्ष गद्दे पर आंखें बंद करके लेटा हुआ है। वह इतनी जल्दी सो गया, उसने सोचा और भौंसा खोल ली। क्या वह उससे कुछ क्षण पहले ही नहीं आया था? वह बहुत तेज था। क्या उसे वाकई इतनी नींद आ रही थी? वह आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं सोता। हो सकता है कि वे कुछ अच्छा समय बिता, लेकिन वह ऐसा नहीं करता था जो उसके स्वभाव के विपरीत लगता था। उसके लिए ये दिन वाकई बहुत कठिन रहा होगा जो उसे इतना थका देगा, जक्विन ने सोचा और वह दक्ष के करीब चली गई। वह उसके पास बैठ गई। उसे अभी भी कुछ घुटन महसूस हो रही थी। दक्ष के इर्द गिर्द अभी भी एक अजीब सी आभा थी, लेकिन ये पहले जितनी बुरी नहीं थी। इस बार वह इसे सहन कर सकती थी। अपना चेहरा दक्ष के चेहरे के करीब लाते हुए उसने उसके गालों को हल्के से चूमा और फुसफुसाना, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, इतना कहकर वह भी उसके पास लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही जक्विन ने अपनी आंखें बंद करके दक्ष के पीछे लेट गई, दक्ष ने अपनी आंखें खोली। अपना हाथ उठाकर उसने धीरे से उसके गालों को छुआ। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और इस बार सचमुच सो गया। उठो, सुबह हो गई है। जक्विन शांति से सो रही थी जब उसने एक तेज आवाज सुनी, हम मुझे सोने दो, दोपहर हो चुकी है, उठो, हमें देर हो जाएगी। दक्ष पहले से ही उठ चुका था और जाने के लिए तैयार था, लेकिन जक्विन अभी भी सो रहा था। उसके लगातार झगड़ने के बीच जक्विन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हैं ना? अगर मैं पहले ही देर से नहीं आ जाता तो मैं तो परेशान नहीं करता। उठो, हम जा रहे हैं, दक्ष ने कहा। मैं टेंट हटा दूंगा, तुम इस बीच वहां से चले जाओ। वह बाहर निकला और तंबू हटाने लगा। तैयार होने के बाद दक्ष ने सांप सम्राट को उन्हें ले जाने के लिए बुलाया। हम आप अलग लग रहे हैं। जैसे ही सांप सम्राट बाहर आया उसने भी दक्ष में कुछ अजीब बात नोटिस की। हाँ, मैंने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया है, शायद यही बात तुमने नोटिस की होगी, दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। हम तुम्हारा हेयर स्टाइल, अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मुझे बदलाव नजर आ रहा है। तुम्हारे बाल पहले से भी खराब और छोटे लग रहे हैं। स्नेक मोनाक ने दक्ष के बालों को देखते हुए टिप्पणी की। मैं व्यंग्य कर रहा था, बेवकूफ, मेरे बाल भी वैसे ही हैं, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। वैसे भी बड़े हो जाओ, हमें निकलना होगा। इतनी जल्दी नहीं। मिंगू कहाँ है? पिछली बार मैंने तुम्हें महल में छोड़ा था क्योंकि उसकी जान खतरे में थी और तुम चिंतित थे। क्या वह अब सुरक्षित है? क्या तुमने उसे मारने वाले को हरा दिया? सांप सम्राट ने पूछा। बहुत हो गई बकवास, क्या तुम मेरी बात सुनोगी या मुझे आज लिटिल स्नो को खिलाने के लिए सांप का सूप बनाना चाहिए? दक्ष ने मजाक में बात बदलते हुए कहा। वह तुम्हें पसंद करेगी। आह, क्या तुम इस राजा को कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा? जाहिर है ये काम नहीं करेगा, सांप सम्राट ने कहा। जैसे ही वह बड़ा होने लगा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं डरता हूं, जो भी कारण हो, जब तक यह मेरे लिए काम करता है। दक्ष ने ज्यादा मजाक किए बिना टिप्पणी की। जक्विन को अपनी बाहों में उठाकर वह सांप सम्राट के ऊपर उतरने के लिए हवा में चलने लगा। दक्षिण की ओर जाओ, जब हमें दिशा बदलने की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, दक्ष ने सांप सम्राट को आदेश दिया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सांप सम्राट ने बिना ज्यादा बहस किए उड़ना शुरू कर दिया। हालांकि उसने कहा कि वह डरा हुआ नहीं था, उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन
लेकिन उसे लग रहा था कि दक्ष ने सांप का सूप बनाने की बात करते समय मजाक नहीं किया था। वह मरकर भी छोटी स्नो की प्लेट पर नहीं आना चाहता था। ये पोर्टल है दूसरे एस्टेरिया साम्राज्य में। सम्राट वूलिया को उस विशेष पोर्टल पर ले गया जो उसे इस दुनिया में ले जाने वाला था। ये बेहतर है, मैं इसका उपयोग करूंगा, वूलिया ने सम्राट से कहा। जब वह पोर्टल संरचना के अंदर चला गया, ये संरचना धीरे धीरे चमकने लगी और जल्द ही प्रकाश पूरे कमरे में भर गया। रोशनी जल्दी ही गायब हो गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि वूलिया जो एक छोटे लड़के जैसा दिख रहा था अभी भी वहीं खड़ा था, गायब नहीं हुआ था। ये संरचना मेरा समर्थन नहीं कर सकती, मेरी ताकत इसके लिए बहुत अधिक है। वूलिया ने भौं सिकोड़ना सम्राट की ओर देखा और आदेश दिया, मेरे लिए 67 मूल पत्थर लाओ। 67? मेरे पास बस इतना ही स्टॉक है, अगर मैं इसका इस्तेमाल कर लूं तो हमारे साम्राज्य में कुछ भी नहीं बचेगा। सम्राट ने कहा, क्या आपको लगता है कि अगर आप मुझे नहीं देंगे तो आपका साम्राज्य बच जाएगा? क्या आप इसे मेरे पास ला रहे हैं या मुझे इसे खुद करना चाहिए? बलिया ने सम्राट को धमकी दी। उसकी धमकी में सूक्ष्म रूप से यह संकेत था कि यदि उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता था तो वह साम्राज्य को नष्ट कर देगा। सम्राट ने केवल सिर हिलाकर राह भरी। वह चलने लगा, मैं इसे तुम्हारे लिए लाऊंगा। वह एक अच्छे लड़के की तरह है। यह अच्छी बात है कि वह जिद्दी नहीं है। अगर उसे पता होता कि मैं उस पर हमला भी नहीं कर सकता तो वह मेरी बात नहीं सुनता, बलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने नीचे संरचना को देखा और शिकायत करना शुरू कर दिया, ये बहुत घटिया संरचना है। यदि उनके पास डार्क क्राफ्टिंग विधि से इस संरचना को बनाने के लिए बेहतर मास्टर होते तो यह मूल पत्थरों के बिना भी मेरा समर्थन कर सकता था। जो भी हो, मेरे पास समय की कमी है, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता या शिकायत नहीं कर सकता। कुछ मिनटों के बाद सम्राट एक थैला लेकर वापस आया जिसमें खूबसूरत चमकते हुए पत्थर भरे हुए थे जो कोई ऊर्जा नहीं दे रहे थे। उनके अंदर कोई क्यूई नहीं थी, लेकिन उसमें उससे भी बेहतर कुछ था। मूल पत्थरों में मूल ऊर्जा थी जिसका उपयोग स्वर्गीय योद्धा और दानव अपने लिए करते थे। मनुष्य इसका उपयोग खेती के लिए भी नहीं कर सकते थे, वे इसका उपयोग केवल अन्य कार्यों के लिए ही कर सकते थे। सम्राट ने वे पत्थर वूलिया को दे दिए। सम्राट ने मूल पत्थर वूलिया को दिए जिन्होंने संरचना के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और पत्थरों को संरचना में विशिष्ट क्रम में और विशिष्ट बिंदुओं पर रखना शुरू कर दिया। सम्राट भी हैरान था, बलिया को इस संरचना के बारे में इतनी अच्छी तरह कैसे पता था? इसे इसी दुनिया के किसी व्यक्ति ने बनाया था। जहां तक उसे पता था वूलिया यहाँ पहली बार आया था। इस संरचना के बारे में इतना कुछ जानने का मतलब था कि संरचनाओं के बाद बारे में वूलिया का ज्ञान चरम पर था, क्योंकि वह उस संरचना को समझने में सक्षम था जिसे उसने अभी देखा था। क्या वह एक फॉर्मेशन मास्टर था? सम्राट वूलिया को देखकर आश्चर्यचकित था, जबकि वह पहले ही पत्थर रखने का काम पूरा कर चुका था। वूलिया अपनी प्रतियोगिता समाप्त करने के बाद वापस संरचना के केंद्र में चली गई। यह संरचना एक बार फिर चमकने लगी। कमरे में पहले से भी ज्यादा तेज रोशनी भर गई। यह इतना अंधा कर देने वाला था कि सम्राट को अपने हाथों से अपनी आंखें ढकनी पड़ी। आंखें बंद करने से भी कोई असर नहीं हुआ। लगभग 5 मिनट बाद प्रकाश गायब हो गया। सम्राट ने धीरे से अपने हाथ खोले और आंखें खोली तो देखा कि कमरा खाली था। उसके अलावा इस समय यहाँ कोई और नहीं था। वह चला गया। आखिरकार वह गंदगी दूर हो गई। मुझे खुशी है कि उसने मेरे साम्राज्य को नष्ट नहीं किया। भले ही सदियों से हमारे द्वारा एकत्र किए गए मूल पत्थरों के मामले में हमारे साम्राज्य को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सम्राट ने आह भरते हुए कहा, जो भी हो, अगर इससे मेरे साम्राज्य को जीवित रहने में मदद मिलती है तो यह एक योग्य विनिमय है। मुझे अब जाने की तैयारी करनी चाहिए। परीक्षण का दूसरा चरण आज रात शुरू होगा, उसने कहा और वह वापस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। दक्ष सर्प सम्राट पर बैठा था जो बिना आराम या थकान महसूस किए उड़ रहा था। यात्रा के दौरान दक्ष ने अपनी आंखें बंद रखी और साधना की और एक और सफलता हासिल की जो उसकी अपेक्षा से अधिक तेजी से आए। उसने सोचा था कि स्वर्गलोक के दूसरे चरण तक पहुंचने में उसे कम से कम 1 महीना और लगेगा, लेकिन ऐसा पहले ही हो चुका था। इतना ही नहीं, उसकी साधना भी तेजी से बढ़ी। दक्ष के अनुसार यह उसके बढ़े हुए अंधकार के नियम के कारण हो सकता है, जो कि के अनुसार समय की तलवार के कारण था। यदि यह सच था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि तलवार पकड़ना उसके लिए अच्छा था? अगर वह तलवार पकड़ता तो इससे न केवल अंधकार का नियम बढ़ता बल्कि उसकी साधना में भी मदद मिलती। साथ ही उसने अपने अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं किया जिसके बारे में जून ने बात की थी। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या कसु वास्तव में ईमानदार थी। जून वास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर वह पूरी तरह से भरोसा कर सके। जून ने अनजाने में तियासेन की योजना का समर्थन किया। तियासेन चाहता था कि दक्ष पूरी तरह से जागृत हो जाए ताकि वह उसकी वंशावली चुरा सके और उसे अवशोषित कर सके। इसका मुकाबला करने के लिए दक्ष को यथासंभव उच्च साधना की आवश्यकता थी ताकि वह उस समय न सेन का सामना कर सके। ये पूरी तरह से संभव था कि जून नहीं चाहता था कि उसकी साधना उसके वंश की तुलना में तेजी से बढ़े, क्योंकि इससे तियासेन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। क्या ये संभव था कि जून सिर्फ इसी वजह से उसे झूठ बोल रहा था? क्या वह नुकसान पहुंचाने का नाटक कर रही थी या ये
ये वास्तव में सच था। वह जानता था कि उसने कुछ तुनक मिजाजी भरे फैसले लिए थे, लेकिन वे इतने अजीब नहीं थे। ना वह आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या वह वास्तव में तलवार से प्रभावित था या जून अतिशयोक्ति कर रहा था? जो भी मामला हो, उसे ताकत की जरूरत थी। उसे तियाशन के खिलाफ जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत होने की जरूरत थी, जो उसके वंश के पूरी तरह से जाग जाने पर उसके लिए आने वाला था। और यह कुछ ऐसा था जो उसकी मदद कर सकता था। भले ही यह थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन यह महत्वपूर्ण भी था। वह सोचने लगा कि क्या उसे जून की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए तलवार का और अधिक उपयोग करना चाहिए। ये कुछ ऐसा था जिसने उसे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। विचार करने के लिए कई चीजें थी, लेकिन अंत में उसने ऐसा करने का फैसला किया। उसने अपनी अधिकांश लड़ाइयां और प्रशिक्षण के दौरान समय की तलवार का उपयोग करने का फैसला किया। चूंकि वह सर्प सम्राट के ऊपर प्रशिक्षण नहीं ले रहा था, इसलिए उसने समय की तलवार नहीं निकाली। इसके बजाय उन्होंने अपना पूरा ध्यान साधना पर केंद्रित किया। दक्ष ने अपनी आंखें बंद रखी, तब भी जब वह साधना नहीं कर रहा था और सिर्फ सोच रहा था। जी के पीछे बैठकर सिर्फ दक्ष को देखते हुए उब रही थी, लेकिन कम से कम वह थोड़ा बेहतर लग रहा था। उसे उसके लिए थोड़ी कम चिंता हुई, क्योंकि वह ठीक लग रहा था। चिंता की एकमात्र बात यह थी कि वह मिंगू पर क्रोधित था। ये कुछ ऐसा था जिसे सुलझाया जा सकता था। जब तक वह ठीक था, उसे शांत होने और मिंगू वापस जाने में बस कुछ समय की जरूरत थी। फैश की इस दुनिया में एक शाही महल में एक पोर्टल खोला गया। ये वही स्थान था जहां दक्ष की आंगियों और उनकी टीम उपस्थित हुई थी। लिया एक खाली कमरे में प्रकट हुआ जहां एक समान संरचना रखी गई थी। वह दरवाजे की ओर गया और उसे खटखटाया। बाहर तैनात गार्डों ने दरवाजा खोला। फेंशु में आपका स्वागत है, आपको परीक्षणों के लिए यहाँ आना चाहिए। कृपया हमारे साथ आइए, हम आपको चारों ओर दिखाएंगे। गार्डों ने वुलिया से कहा। उन्हें गलतफहमी हो गई कि वह किसी दूसरी दुनिया से आया मेहमान है जो परीक्षणों के दूसरे चरण में भाग लेने के लिए यहाँ आया है। मैं यहाँ किसी मुकदमे के लिए नहीं आया हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाना है, वुलिया ने कहा और वह आलस से चलने लगा। संपूर्ण यात्रा का अनुभव करने के बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोली। उसे सर्प सम्राट ने जगाया और बताया कि वे पहले से ही उस स्थान पर मौजूद है। यही वह स्थान है ना? सर्प सम्राट ने पूछा। अगर आप मेरे बताए रास्ते पर चले तो ये सही जगह है। बस सुनिश्चित करने के लिए नीचे उतरे, मुझे किसी से पूछना चाहिए कि क्या ये सही जगह है। दक्ष ने आगे शहर को देखते हुए जवाब दिया। ठीक है। सांप सम्राट ने सहमति जताई। तो क्या मुझे शहर के बाहर रुकना चाहिए? ध्यान आकर्षित न करने के लिए ध्यान की परवाह किसे है? मैंने पहले ही इस दुनिया में एक सम्राट को नाराज कर दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं रास्ते में एक या दो राजाओं को नाराज कर दूं। दक्ष ने आलस से कहा। हाँ, ये तो इस महान राजा के साथी जैसा है। सांप सम्राट ने जोर से हंसते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि तुम में क्या बदलाव आया है, लेकिन मुझे तुम्हारा साहसी होना अच्छा लगता है। तुम बचपन में बहुत सावधान रहते थे, तुम बड़े हो गए हो। ये सही है, जब तुम्हारे पास ताकत होती है तो तुम्हें उसे छिपाने की जरूरत नहीं होती। सांप सम्राट दक्ष के बदलाव से कुछ हद तक खुश लग रहा था, जो थोड़ा बोर लग रहा था। सांप सम्राट को हमेशा छिपना पहले से ही परेशान करने वाला लगता था। ये सही है, मैंने इतने लंबे समय तक सावधानी से जीवन जिया है। जब मेरे पास ताकत है तो मुझे क्यों छिपना चाहिए? मुझे क्यों पीछा किया जाना चाहिए? मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए? मेरा पीछा करने वालों को मारना भागने से आसान है, फिर मुझे क्यों छिपना चाहिए? दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए सांप सम्राट से कहा। इसके अलावा आप सभी यह क्यों कहते रहते हैं कि मैं बदल गया हूँ? इसमें कोई बदलाव नहीं है। बात बस इतनी है कि मैं चिंता करने और छिपने से थक गया हूँ। जब मैं ऐसी छोटी छोटी बातों से छिपता रहूंगा तो मैं असली समस्याओं का सामना कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने आगे कहा। बाधाओं से बचना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें तोड़ना चाहिए। हाँ, ये सही मानसिकता है जैसी कि मानव से अपेक्षा की जाती है। राजा ने इसे अपने दाहिने हाथ के रूप में स्वीकार कर लिया। सर्प सम्राट हंसने लगा जैसे ही वह बिना किसी परवाह के आगे के शहर के हवाई क्षेत्र में घुस गया। जिक ने देखा कि दक्ष अब ज्यादा साहसी हो गया था। हालांकि उसके पास ताकत फिर भी वह हमेशा सावधान रहता था, लेकिन अब नहीं। क्या ये सच था कि वह ऐसा करते करते थक गया था जबकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी, या फिर कुछ और था? क्या ये सदमा था जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया? क्या वह अपने दिमाग में किसी तरह की उत्तेजना की तलाश कर रहा था? ऐसी कई चीजें थी जिनका यहाँ प्रभाव हो सकता था। वह उससे पूछना चाहती थी कि क्या वह लापरवाह होते हुए भी अंदर जाने को लेकर आश्वस्त था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि इस स्थिति में इसे उस पर संदेह के रूप में लिया जा सकता है। ये सही शहर होना चाहिए, साथ ही परीक्षणों के कारण बहुत से लोगों को आना या जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम पर बेशर्मी से हमला करेगा। दूसरी दुनिया से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, वे बिना कुछ किए किसी पर हमला नहीं करेंगे। क्विन ने कहा, यह महसूस करते हुए कि यह स्थिति वैसे भी इतनी बुरी नहीं थी। यह सही है, और अगर कोई हिम्मत भी करेगा तो मैं उसे इतना पीटूं कि उसे अपने पूर्वज याद आ जाएंगे। हम बेकार नहीं है, ये राजा अकेले ही पूरे शहर को ले सकता है। सांप राजा ने गर्व से कहा। वह भीड़ भाड़ वाली जगह पर नीचे जाने लगा। भीड़ के सिर के ऊपर से उड़ता हुआ विशालकाय सांप सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसका विशाल आकार ऐसा लग रहा था मानो वह ड्रैगन हो जिससे सभी
सभी हैरान हो गए। एक ड्रैगन देखो, असली ड्रैगन। क्या देवता नीचे आ रहे हैं? क्या हमें भागना चाहिए? नहीं बेवकूफ, क्या तुम नहीं देख सकते कोई उस ड्रैगन के ऊपर है? ये किसी का पाला हुआ जानवर होगा। क्या तुमने दुनिया के परीक्षण के बारे में नहीं सुना है? शायद कोई महान युवा गुरु इसके लिए यहाँ है। ये सही है, हमारी दुनिया में ड्रैगन जैसे जानवर नहीं है, वे केवल पौराणिक है। लेकिन हो सकता है कि अन्य दुनिया में भी ऐसा हो, या हो सकता है कि देवताओं की दुनिया से कोई व्यक्ति यहाँ मुकदमा देखने आया हो। कुछ मत करो, हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नागरिक आपस में बात करने लगे। अधिकांश नागरिक अनजान थे, लेकिन कुछ नागरिक चतुर थे और उन्होंने अनुमान लगाया कि दक्ष शायद किसी दूसरी दुनिया से है। कुछ लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि शायद ये ड्रैगन नहीं था, बल्कि केवल दिखने में ड्रैगन जैसा था। सांप उनकी बातें सुन रहा था, वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। एक ड्रैगन, ये बेवकूफ, इस राजा की तुलना एक जानवर से करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? उसने शिकायत की। दक्ष, मुझे बताओ कि मैं उन्हें खा सकता हूँ? वे उस अपमान के लिए खाए जाने के लायक थे। किसी को मत खाना, यही रुको, मैं नीचे जाऊंगा। दक्ष ने सांप सम्राट से कहा, जो जमीन से लगभग 10 मीटर ऊपर उड़ रहा था। जब दक्ष खड़ा हुआ तो सांप राजा वहीं रुक गया। दक्ष ने उड़ने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधे सांप सम्राट से नीचे कूद गया। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, वहां एक छोटा सा गड्ढा बन गया। उनके प्रवेश ने उन नागरिकों को आश्चर्यचकित कर दिया जो पहले से ही उन्हें स्वर्गीय राजकुमार मान रहे थे। दक्ष ने सभी नागरिकों पर अपनी नजर घुमाई, जब तक कि उसकी नजर किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं पड़ी जो थोड़ा जानकार लग रहा था। वो उस आदमी की ओर चलने लगा जो 40 वर्ष का लग रहा था। क्या ये डिक्सी शहर है? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। डिंक सिटी? ऐसा नहीं है, डिंक सिटी उस दिशा में अगला शहर है, महान गुरु, उस आदमी ने बड़े सम्मान के साथ दक्ष को बताया। दक्ष पीछे मुड़ा और सांप सम्राट की ओर उड़ चला। हम गलत शहर में है, उसी दिशा में आगे बढ़ते रहो, उसने सर्प सम्राट से कहा और फिर बैठ गया तथा अपनी आंखें बंद कर ली। जब हम वहां पहुंचे तो मुझे याद दिलाना। सर्प सम्राट ने पुनः उड़ान भरना शुरू कर दिया, जिससे आश्चर्यचकित नागरिक उसे देखते रह गए। कुछ समय बाद नाग सम्राट अगले शहर में पहुंच गया। अगला शहर सी शहर था, जो ट्रिसिन साम्राज्य का शाही शहर था। यह वह स्थान था जहां मुकदमे का दूसरा चरण हुआ था। परीक्षण के स्थान के लिए 3 विकल्प थे। वे फेसु टीम के 3 प्रतिभागी के 3 शहर थे। ट्रिसिन प्रिंस भी इसका हिस्सा थे और उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए ये तय किया गया कि ट्रिसिन ही वह जगह है जहां ट्रायल का दूसरा चरण होने वाला है। किसी को नहीं पता था कि ट्रिसिन प्रिंस ने ट्रायल के पहले चरण में हिस्सा भी नहीं लिया था। वह वहां हिस्सा लेने गया था, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। इसके बजाय दक्ष ने उसकी जगह ले ली, खुद को उस आदमी का भेष बनाकर। कियान यू के अलावा कोई नहीं जानता था कि यह आदमी वास्तव में दक्ष था, जो टिशियन का राजकुमार होने का नाटक कर रहा था। दुर्भाग्य से उसे नहीं पता था कि दक्ष ट्रायल के दूसरे चरण में भाग लेने जा रहा है या नहीं। उसने दक्ष को इस बात के लिए सहमत तो कर लिया कि वह दूसरे चरण में भाग लेगा, लेकिन बस इतना ही था। यह निश्चित नहीं था कि दक्ष भाग लेगा या नहीं। डिक्सी सिटी के हवाई क्षेत्र में भारी भीड़ थी। पूरे महाद्वीप से दूर दूर से लोग ट्रायल ऑफ वर्ल्ड्स के अंतिम चरण को देखने के लिए यहाँ आ रहे थे, खास तौर पर इसलिए क्योंकि कहा जा रहा था कि इस बार उनकी टीम जीतेगी। यहाँ तक कि सड़कें भी गाड़ियों से भरी हुई थी, क्योंकि कई कुलीन और धनी परिवार गाड़ियों में आ रहे थे। जो लोग उड़ने वाले जानवर खरीद सकते थे, उनकी संख्या भी कम नहीं थी। आसमान में सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े उड़ने वाले जानवर दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि सर्प सम्राट भी सबसे बड़ा जानवर नहीं था, हालांकि उसने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया था। हम उस बड़े आदमी पर मुझसे ज्यादा नजरें पड़ रही है। नागरिक इस सम्राट को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? कैसे? सर्प सम्राट चौंक कर बुदबुदा आया। बड़ी चीजें लोगों की निगाहें अपनी ओर खींचती है, ये सामान्य बात है, इसकी परवाह मत करो। झकविंग ने सर्प साम्राट से कहा, बड़ा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली बड़ा क्या होता है। सर्प सम्राट ने गर्व से कहा, क्योंकि वह और भी बड़ा होने लगा था। सांप राजा इस बात से नाराज लग रहा था कि उसके आकार के कारण उसकी प्रशंसा नहीं की जा रही थी या उसे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अगर ऐसा था तो उसने उन्हें दिखाने का फैसला किया कि वह वास्तव में क्या करने में सक्षम है। क्या तुम सच में बच्चे हो या कुछ और? दक्ष ने भौं से उड़ते हुए पूछा। इस आदमी के लिए उत्तेजित होना इतना आसान क्यों था? वो आश्चर्य किए बिना नहीं रह सका। इस आदमी को स्वर्ग का दर्जा प्राप्त जानवर माना जाता था, क्या उन्हें बड़ा और बुद्धिमान नहीं होना चाहिए? लेकिन इस आदमी ने अपने व्यवहार से हर तर्क को झुठला दिया। इस बार मुझे मत रोको, मैं बस यही मांग रहा हूँ, मुझे गर्व से अपने आगमन की घोषणा करने दो और उन सभी खतरनाक जानवरों को उनकी सही जगह दिखाने दो। सर्प सम्राट ने जोर देते हुए कहा, ठीक है, पागल हो जाओ, अगर तुम थोड़ा ज्यादा ध्यान आकर्षित कर लो तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि अगर कोई हम पर हमला करता है तो मैं पीछे हट जाऊंगा और तुम्हें अकेले ही उससे निपटने के लिए छोड़ दूंगा। दक्ष ने आलस से जवाब दिया, हाँ, क्या तुम ये कह रहे हो कि इस सम्राट को कुछ कष्टप्रद कीड़ों से डरना चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, अगर वे सब एक साथ भी आ जाए तो भी वे इस सम्राट के एक पंख को भी नहीं छू पाएंगे। सांप सम्राट ने गर्व से कहा, तुम्हारे पास
पास उनके छूने के लिए पंख कब था? दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा। यह अस्तित्व में नहीं है, ये दिखाने के लिए है कि जो मुझे छू सकता है वह भी अस्तित्व में नहीं है। तुम नहीं समझे, यह एक शब्दावली है जिसका उपयोग स्वर्ग करता है। तुम नश्वर हो इसलिए तुम नहीं समझे। सांप सम्राट ने दक्ष को सूचित किया, जिसने केवल उपहास किया, ये जानते हुए कि यह बेशर्म आदमी सिर्फ शेख ही बगा रहा था। जो भी हो, दक्ष आलस से पीछे लेट गया और सर्प सम्राट को अपनी मर्जी से काम करने दिया। सर्प सम्राट लगातार बढ़ा गया और अंततः वह अपने पिछले आकार से 5 गुना बड़ा हो गया, यहाँ तक कि सबसे बड़ा जानवर भी सर्प सम्राट की तुलना में छोटा लग रहा था, जो एक ड्रैगन की तरह पूरे आकाश को ढके हुए था। वह देखो, ड्रैगन नहीं, यह एक बड़ा सांप है। यह एक जानवर है जो दिखने में ऐसा ही है। ये कितना बड़ा है? कोई जानवर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, वह इतना बड़ा है, वह हजारों लोगों को आसानी से ले जा सकता है। क्या ऊपर कोई बैठा है? मैं नहीं देख सकता। विशालकाय सांप ने तुरंत ही वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी कुलीन और धनी किसान जो उड़ते हुए जानवरों के बीच बैठे थे, वे उस विशाल सांप को देख रहे थे जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। वे उस विशाल सांप पर बैठे 2 लोगों को भी देख सकते थे। उनमें से एक महिला थी जो उनके अनुसार बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत लग रही थी। दूसरा एक युवा पुरुष था जो आलसी लेकिन डराने वाला आभास दे रहा था। दिखने में वह राजकुमार जैसा लग रहा था। दक्ष ने बहुत पहले ही अपने कपड़े बदल लिए थे, चूंकि वह छुपकर रहने से थक चुका था, इसलिए वह एक सच्चे साधक की तरह जीना चाहता था। अपनी आभा या रूप को नहीं छिपाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहने थे जिससे वह राजकुमार जैसा दिख रहा था। उसके पास जो भी कपड़े थे वे सबसे अच्छे थे। वह यहाँ मौजूद किसी भी रईस से बेहतर लग रहा था। जो लोग अभी भी आसमान में थे वे दक्ष को देख सकते थे, लेकिन जो लोग जमीन पर थे वे ऐसा भी नहीं कर सकते थे। वे नीचे से सिर्फ एक विशालकाय सांप ही देख सकते थे। सड़कों पर दौड़ती धनी परिवारों की गाड़ियां भी रुक गई, क्योंकि सभी युवा मालिक अपनी गाड़ियों से उतरकर आसमान की ओर देखने लगे। वे केवल यह अनुमान लगा सकते थे कि कोई जानवर के ऊपर था, क्योंकि वे सांप के ऊपर नहीं देख सकते थे। वे उस व्यक्ति से भी ईर्ष्या कर रहे थे जिसके पास उन्हें ले जाने के लिए ऐसा अद्भुत जानवर था। काश मेरे पास भी वह चीज होती। सिर्फ उस जानवर की वजह से ही मेरी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा होती। आखिरकार ऊपर कौन है? या ये किसी साम्राज्य का दल है? जमीन पर मौजूद एक साधक ने बड़बड़ाया, देखा वे सब मेरी ओर देख रहे हैं। ये बेहतर है, अब इसे हमारे योग्य प्रवेश कहा जाता है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मुझे नीचे जाना चाहिए? स्नेक मोनाक ने संतुष्ट महसूस करने के बाद पूछा। हाँ, हमें नीचे ले चलो, मैं खुद ही मुकदमे की जगह ढूंढ लूंगा। चूंकि यहाँ इतने सारे लोग हैं इसलिए ये स्पष्ट है कि मुकदमा जनता के सामने होगा। दक्ष ने सांप सम्राट से कहा। जब वह खड़ा हुआ, मेरा हाथ पकड़ो, उसने झकविंग से कहा, जिसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। दक्ष ने सर्प सम्राट को वापस जानवर पर्वत पर भेज दिया और कक को पकड़कर हवा में खड़ा हो गया। वह नीचे जाने लगा और अमीर गरीब सभी की चौकस निगाहों के बीच झवी के साथ जमीन पर उतरा। मुकदमा कहाँ चल रहा है? उसने अपने निकटतम व्यक्ति से पूछा। प्रारंभिक झिझक के बाद जेल ने जवाब दिया, ये शहर के मध्य में सेंट्रल एरिना में हो रहा है। अपना सिर हिलाते हुए दक्ष जीक्विन का हाथ पकड़कर एरिना की ओर चलने लगा जैसे वे कोई शाही जोड़ा हो। यह निश्चित था कि दक्ष या तो परीक्षण में भाग लेने या इसे देखने के लिए यहाँ आया था, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आया कि वह सीधे अपने अद्भुत जानवर पर अखाड़े में क्यों नहीं गया, बल्कि पैदल ही जाना पसंद किया। ये वह क्षेत्र होना चाहिए जहां मुकदमा चलेगा। 20 मिनट से अधिक समय तक लगातार चलने के बाद दक्ष केंद्रीय क्षेत्र में पहुंचे। ऐसा ही लगता है हर कोई अंदर जा रहा है, लेकिन वे सभी पैसे से भुगतान कर रहे हैं। क्या आपके पास इस दुनिया का पैसा है? जविंग ने पूछा, क्योंकि उसने देखा कि गार्ड लोगों को अंदर जाने देने के लिए पैसे वसूल रहे थे। पैसे? मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इस दुनिया के पैसे का एक सिक्का भी है, लेकिन अगर हम उन्हें अपना पैसा दिखाते हैं और दावा करते हैं कि हम दूसरी दुनिया से हैं और यहाँ तमाशा देखने आए हैं, तो उन्हें हमें जाने देना चाहिए। यहाँ दूसरी दुनिया से बहुत से लोग हैं, वे सभी इस दुनिया का पैसा लेकर नहीं चल सकते। दक्ष ने जवाब दिया। वे प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, लेकिन गार्डों ने उन्हें रोक दिया। क्या आपके पास पास है? गार्ड ने पूछा। कौन सा पास? दक्ष ने पूछा। ट्रायल स्थल में प्रवेश करने की अनुमति। यदि आपके पास अनुमति नहीं है तो आपको पैसे देकर टिकट खरीदना होगा। गार्ड ने दक्ष को बताया, हम इस दुनिया से नहीं है। क्या आप दूसरी दुनिया का पैसा स्वीकार करते हैं? झकविंग ने बीच में कहा, हम दूसरी दुनिया के पैसे का क्या करेंगे? गार्ड ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर आप दूसरी दुनिया से हैं और मुकदमे में हिस्सा लेने आए हैं तो आपको सम्राट की अनुमति लेनी चाहिए। चूंकि आपके पास अनुमति नहीं है, इसका मतलब है कि आप यहाँ हिस्सा लेने नहीं आए हैं। तो क्या आप यहाँ दर्शक के रूप में हैं? यदि ऐसा है तो आप हमें पैसे के बजाय शुल्क के रूप में पृथ्वी स्तर की कलाकृति दे सकते हैं। गार्ड ने प्रस्ताव दिया। दक्ष ने बातचीत करने की भी जहमत नहीं उठाए और बस एक यादृच्छिक पृथ्वी ग्रेड आइटम ले आया, जिसे उसने गार्डों को फेंक दिया। कलाकृति प्राप्त करने और उसकी गुणवत्ता की पुष्टि करने के बाद गार्डों ने दक्ष को एक टिकट दिया और उसे प्रवेश अनुमति दी। दक्ष ने मैदान में
प्रवेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा मैदान था। वास्तविक मैदान के चारों ओर बैठने की जगह थी जहां दर्शकों को बैठना था। क्या मैं आपका टिकट देख सकता हूं? जैसे ही दक्ष ने मैदान में प्रवेश किया, एक अन्य गार्ड ने उससे अपना टिकट दिखाने को कहा। दक्ष ने टिकट उस आदमी को दे दिया जिसने उसे पढ़ा था। दूसरे ब्लॉक में सीट नंबर 25 गार्ड ने टिकट पढ़ते हुए कहा, वह आपकी सीट होनी चाहिए, तीसरी पंक्ति, दूसरी सीट। उन्होंने दक्ष को टिकट लौटा हुए कहा। टिकट लेने के बाद दक्ष एक तरफ चला गया और सीट पर बैठ गया। जी किंग उसके ठीक बगल में बैठी थी। सीटें आधी ही भरी हुई थी। ग्राउंड की बात करें तो वह लगभग पूरी तरह खाली था। ग्राउंड पर कुछ लोग कुछ सामान सजाते हुए देखे जा सकते थे। लगता है हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, जक्विन ने बुदबुदा। हाँ फिर भी यह ठीक है, ये कुछ ही घंटों में शुरू हो जाना चाहिए। दक्ष ने अपने स्टोरेज रिंग से 2 पल निकालते हुए कहा, लो कुछ खा लो। उसने उसका एक पल दक्ष को दे दिया और दूसरा स्वयं खा लिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बार 6 से ज्यादा प्रतिभागी होने चाहिए। अगर मुझे सही से याद है तो रैंकिंग में इस दुनिया से दूल याक पहले स्थान पर था। दूसरे स्थान पर दूसरे राजकुमार मेनकियान थे। वह वही है जिसके पास वह चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। पे जैन तीसरे स्थान पर था। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम तीसरे स्थान पर थे? जीक्विन ने कहा, वह जानती थी कि उस समय पे जन पहले ही मर चुकी थी और दक्ष उसका प्रतिरूपण कर रहा था। हाँ वही बात, वह लड़की कियान यू मेरे बाद चौथी थी। तीसरा राजकुमार मेघ होलिंग 5वें स्थान पर था। जहां तक छठे स्थान की बात है वह था जीशान। मुझे अभी भी नहीं पता कि उस बेवकूफ का क्या हुआ। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, ये सोचते हुए कि क्या जीशान भी आने वाली थी। समय के साथ भीड़ बढ़ती गई और अधिक से अधिक दर्शक आते गए तथा अपनी सीटें पाते गए। आधा भरा हुआ स्टेडियम 1 घंटे से भी कम समय में खाली हो गया। कुछ सीटों को छोड़कर लगभग सभी सीटें भर गई। हम ऐसा लग रहा है कि वे आ रहे हैं, दक्ष ने कहा जब उसने दूर से उड़ते हुए जानवरों के एक समूह को आते देखा। कियांग यू हो तो ये कियांडी साम्राज्य है, उसने जोड़ा। जब उसने कियांग यू को जमीन पर देखा, एक युवक उसके पीछे पीछे चल रहा था। पास में ही एक बूढ़ा आदमी भी बैठा था। वह अवश्य ही उसके पिता होंगे। जैसे ही लोगों ने अपने जानवरों को जानवरों की थैली के अंदर भेजा, जानवरों का समूह जमीन पर आ गिरा। ठीक उसी समय जानवर का एक और समूह दूसरी दिशा से आया, जो 2 सींग वाले घोड़ों पर सवार होकर आ रहा था। डुलियांग भी वहां है। दक्ष ने टिप्पणी की, क्या आप पे जैन का इंतजार कर रहे हैं? कियांग यू इधर उधर देख रही थी, किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके छोटे भाई ने टिप्पणी की, मैं पे जैन की तलाश क्यों करूंगी? कियांग यू ने पूछा, मैंने सुना है कि तुम उसे पसंद करती हो, इसीलिए तुम उसे पिछली बार घर ले आई थी। क्या यही वजह नहीं है? दुर्भाग्य से तुमने उसे मुझसे मिलवाया बिना ही जाने दिया। मुझे बताओ कि क्या तुम उसे वाकई पसंद करती हो? मैं अपने पिता से बात करूंगा कि वे लवान के साथ तुम्हारी शादी रद्द कर दे और पे जैन के साथ उसकी शादी तय कर दें। आखिरकार तुम्हारी इच्छा ज्यादा महत्वपूर्ण है। युवा लड़के ने कहा, बकवास मत करो, केवल एक मूर्खी पे जैन को पसंद करेगा। मैं जिस लड़के को घर लाया था वह पे जैन नहीं था। खैर बहुत हो गई बातें। कियांग यू ने एक बार फिर इधर उधर देखना शुरू किया, उस परिचित चेहरे को ढूंढने की कोशिश करते हुए। काफी समय के बाद उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो दर्शक क्षेत्र में आराम से बैठा हुआ अपना पल खा रहा था। वह वहां है, उसने बड़बड़ा, लेकिन वह रुक गई क्योंकि उसने देखा कि दक्ष एक लड़की से बात कर रहा था जो उसके पास बैठी थी। वह लड़की कौन है? डुलियांग और उसके दूर साम्राज्य का समूह भी जमीन पर उतरा। हाँ, बूढ़े आदमी तुम यहाँ हो, मुझे लगा कि तुम हमेशा की तरह देर से आओगे। डुलिया के पिता जोर से हंसे और हंसते हुए कि आदि सम्राट की ओर चलने लगे। इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो, तुम मेरे कानों से खून बह रहा है। इसके अलावा मैं हमेशा समय पर आता हूँ, ये तुम हो जो देर से आते हो। कि आदि सम्राट ने जवाब दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे डूका सम्राट पसंद था, इसके बजाय वह उस आदमी से बचने का इरादा रखता था। दुर्भाग्य से अब उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं देर से आया हूँ। हाँ, आप मजाक करना कभी बंद नहीं करते बूढ़े आदमी। वैसे भी आप दावत के लिए क्यों नहीं आए? मैंने आपको आमंत्रित किया, क्या आप एक दोस्त के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? सम्राट डू ने पूछा और जोर से हंसा। वह यहाँ है। वह आदमी भी आया था, उसने कहा जब उसने देखा कि टिशियन का सम्राट अंदर आ रहा है। उसके पीछे उसके मंत्री भी आ रहे हैं। आपका बेटा कहाँ है और अन्य मेहमान कहाँ है? हम शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत धीमा है, परीक्षण जल्दी शुरू करे। सम्राट कियान ने ट्रिसन सम्राट से कहा जो अभी अभी आया था, मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया है। क्या तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए कि वह कहाँ है? त्रिश सम्राट ने आंखें मनते हुए सम्राट कियान से पूछा, हम मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ है? सम्राट कियान ने बहु सिकोड़ना देने के बजाय ले गई थी और अब वह घर वापस नहीं आया है। जब मैंने आपको संदेश भेजा था तो मुझे जवाब मिला कि पे जन आपके महल से चला गया है, फिर वह वापस क्यों नहीं आया? टिशियन सम्राट ने पूछा। शांत हो जाओ, इतनी बेरुखी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सम्राट डू ने कहा। उसने सम्राट कियान की ओर देखा और कहा, बूढ़े आदमी वह सही कह रहा है, आपकी बेटी उसे मेरे महल से ले गई थी, लेकिन फिर अगर पे जैन ने आपका महल छोड़ दिया है तो इसका मतलब यह है कि उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। अगर वह वापस नहीं आया है तो मैं केवल 2 संभावित कारणों के
बारे में सोच सकता हूँ। क्या कारण? या तो वह कहीं आलसी हो गया है और आने में देर कर रहा है, या फिर वह मर चुका है। सम्राट डू ने गंभीरता से उत्तर दिया। उनका दूसरा बयान ट्रिसिन के सम्राट को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त था और उन्हें इसका एहसास भी हुआ। मुझे यकीन है कि यह पहला मामला है। वह एक साम्राज्य का राजकुमार है, कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो वह खुद की देखभाल करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। उसे देर हो जानी चाहिए, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करे, सम्राट डू ने कहा। ट्रिसिन के सम्राट ने सिर हिलाकर इस बात पर विश्वास किया कि यह सच है। उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप जो कह रहे हैं वह सच है, लेकिन सुनवाई में देरी करना असंभव है। अगर वह समय पर वापस नहीं आता है तो हम उसके बिना ही सुनवाई शुरू कर सकते हैं। ये तब की बात है जब एस्टेरिया की टीम भी पहुंची, लेकिन वह इस दुनिया की एस्टेरिया नहीं थी। एस्टेरिया की टीम भी यहाँ थी, जिसमें 3 राजकुमार जीशान और सम्राट मिंग शामिल थे, जो अपने बेटों के साथ यहाँ आए थे। नए लोगों को देखकर दक्ष की नजर जीशान पर केंद्रित हो गई, जो शांति से एक बाज जैसे जानवर पर बैठा था जो दूसरों के समूह के साथ उड़ रहा था। जीशान भी यहाँ है, झकविन ने कहा। उसने भी उसे देखा। हाँ, उसने भी क्वा कर लिया था, इसलिए वह भी यहाँ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों उसे क्या हुआ। मुझे लगता है कि मुझे बाद में उससे बात करनी होगी, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। एस्टेरिया से आया समूह भी जमीन पर उतरा और अन्य लोगों से मिला। सम्राट में फैन शो में आपका स्वागत है। क्या आपको हमारी दुनिया पसंद आई? सम्राट डू ने नए आए सम्राट से पूछा, जो एक अलग दुनिया से यहाँ आए थे। ये बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत कुछ हमारी जैसी। सम्राट मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है, शायद आपको पता ना हो, लेकिन हमारा अपना एक एस्टेरिया साम्राज्य है। वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। 2 एस्टेरिया साम्राज्य को मिलते देखना मजेदार होगा। सम्राट डू ने हंसते हुए कहा, मैं उनसे मिलना पसंद करूंगा। सम्राट मिंग ने कहा, यह बात अलग है। क्या ये समय नहीं है? क्या हमें रैंक तय करने के लिए ट्रायल शुरू करना चाहिए? अब क्या कोई और नहीं आ रहा है? टिशियन के सम्राट ने भौं सकोरते हुए पूछा। अन्य दुनिया से और भी उम्मीदवार होने चाहिए जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। वे नहीं आएंगे। जाहिर है कि उनके उम्मीदवारों को कुछ दुर्घटनाएं झेलनी पड़ी थी और वे मर गए। केवल 6 उम्मीदवार बचे हैं, 3 मेरी दुनिया से और 2 आपकी दुनिया से। सम्राट मिंग ने कहा, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो इंतजार करना वह वास्तव में समय की बर्बादी होगी। सम्राट डू ने सहमति व्यक्त की, लेकिन उसे अचानक याद आया कि टिशियन राजकुमार भी यहाँ नहीं था। दरअसल हमारा एक उम्मीदवार अभी तक यहाँ नहीं आया है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। क्यों ना हम थोड़ी देर और रुक जाएं? उसने कहा, क्योंकि वह जानता था कि ट्रिसिन सम्राट कुछ नहीं कहने वाला था। तुम्हारा उम्मीदवार अभी तक यहाँ नहीं आया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो हमारी दुनिया को मिलने वाले शेरों का फैसला करेगी, और वह यहाँ नहीं है। हम दूसरी दुनिया से समय पर आ सकते हैं, लेकिन वह यहाँ होने के बावजूद समय पर नहीं आता है। यह अच्छा नहीं है। सम्राट मिंग ने आंखें घुमाते हुए कहा, वह पहले से ही वुलिया द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण परेशान था, इसलिए वह बुरे मूड में था और उसे और देर करने के लिए कह रहा था। उसे यह पसंद नहीं आया। हम अभी ट्रायल शुरू कर रहे हैं। पेजन की लड़ाई अंत में होगी। इस बीच हम दूसरों के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर वह अपनी लड़ाई के लिए समय पर आ सकता है तो वह भाग ले सकता है। अगर वह असफल होता है तो उसके प्रतिद्वंदी को जीत दी जाएगी। यह स्वीकार्य है। सम्राट मिंग ने सहमति जताई। ठीक है, अपनी सीट पर बैठो, हम अभी चलना शुरू करेंगे। टिशियन सम्राट ने मेहमानों के बैठने की जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। जिन 4 साम्राज्य ने इस आयोजन में भाग लिया था उन्हें विशेष स्थान दिए गए, जबकि अन्य साम्राज्य जो सिर्फ इस आयोजन को देखने आए थे उन्हें स्टैंड में स्थान दिए गए। ये शुरू हो रहा है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कविंग ने दक्ष से पूछा जब वह सभी को अपने बैठने की जगह पर जाते हुए देख रही थी। उनके चेहरे को देखकर आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? दक्ष ने जवाब में पूछा, मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें लड़ते नहीं देखा, लेकिन आप पहले ट्रायल में उनके खिलाफ गए थे, आपको पता होना चाहिए कि किसमें जीतने की क्षमता थी। जेक्विन ने पूछा। ईमानदारी से कहूं तो मेरी राय में यह कोई मुकाबला ही नहीं है। डू लियांग स्पष्ट विजेता होगा। उसकी विशेष नजर और उसकी ताकत दोनों ही उसे अन्य उम्मीदवारों द्वारा हराना लगभग असंभव बनाते हैं। जहां तक दूसरे की बात है तो कियान यह होना चाहिए। दक्ष ने आलस से उत्तर दिया। हाँ, क्या आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको अन्य उम्मीदवार पसंद नहीं है? वे इतने कमजोर नहीं हो सकते। आपने कहा कि मेन कियान दूसरे स्थान पर थी। क्या आप समझे? आपने कियान यू को उससे ऊपर क्यों रखा जबकि पिछली बार वह चौथे स्थान पर थी? जीकी ने पूछा। क्योंकि यह समझ में नहीं आया यदि दक्ष जो कह रहा था वह सही था तो पहले परीक्षणों में समान परिणाम क्यों नहीं मिले? मैं भी केवल अनुमान लगा रहा हूँ। ईमानदारी से मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बता रहा है। कियांग यू ने पहले प्रयास में अपना पूरा प्रयास नहीं किया था क्योंकि वह पूरे परीक्षण के दौरान मुझ पर नजर रख रही थी, लेकिन फिर मैंने मिंग कियान मेन हुलिंग को लड़ते नहीं देखा है। मुझे केवल यही लगता है कि वे कमजोर है, बहुत कमजोर। दक्ष ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जहां तक जीशान की बात है मैंने उसके साथ काफी
काफी समय बिताया है, वह इतना मजबूत नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि उसे ट्रायल के लिए क्यों बुलाया गया, शायद मेरी वजह से। वैसे भी हमें जल्द ही पता चल जाएगा। एक आदमी मैदान के बीच में चला आया। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी घुटनों तक थी। वह आदमी 80 से ज्यादा उम्र का लग रहा था, लेकिन वह अभी भी सीधा खड़ा था और उसके चेहरे पर घमंड भरी नजर थी। देखो वहाँ जनरल वोकी है, उसे ट्रिसिन का सबसे शक्तिशाली साधक और सम्राट का चाचा कहा जाता है। वह ट्रिसिन की शाही सेना का नेतृत्व भी करता है। मैंने सुना है कि वह बूढ़ा आदमी बहुत क्रूर है। हाँ, क्या तुम सच में इन अफवाहों पर यकीन करते हो कि वह बच्चों को खाता है? ये सिर्फ अफवाह ही होनी चाहिए, इसे गंभीरता से मत लो। तुम्हें कैसे पता? मैंने कहानियां सुनी है, उसने कई कबीलों को मार डाला था जो ट्रिसिन साम्राज्य के खिलाफ जाने की कोशिश करते थे। साथ ही वह कबीले के बच्चों को भी खाता था और औरतों को बेचता था। कबीले के सिर्फ पुरुषों को ही मौत के घाट उतारा गया था, लेकिन उनकी किस्मत वास्तव में सबसे कम क्रूर थी। इसे नकारने की कोशिश मत करो, उसने निश्चित रूप से ऐसा किया था। शशिश, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर उसने ये सुना तो वह तुम्हें मार डालेगा। अफवाहों को गंभीरता से मत लो, और अगर वे सच भी हो तो भी उन्हें मत बोलो। दक्ष आलस से बैठा था, फल खा रहा था और अखाड़े के बीच में खड़े बूढ़े आदमी को देख रहा था। वह अपने पास बैठे युवाओं के एक समूह की बातचीत सुन पा रहा था। बच्चों को खाना हो, आश्चर्य है कि क्या ये वास्तव में अफवाह है। अगर यह नहीं है तो उसे एक दुष्ट साधक होना चाहिए जो अपनी साधना के लिए बच्चों का उपयोग करता है। उसने बूढ़े आदमी के चेहरे को देखते हुए बुदबुदा, या वह निश्चित रूप से एक दुष्ट साधक जैसा ही लगता है। चुप रहो, बूढ़े आदमी ने कहा, अपनी आवाज को अपनी क्यूई के साथ बढ़ाते हुए ताकि यह अखाड़े के हर कोने तक पहुंच जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 20 विश्व के बीच परीक्षण किए गए थे ताकि उनकी रैंकिंग तय की जा सके, जिसमें प्रत्येक विश्व ने 3 प्रतिभागियों को भेजा था। पहला चरण क्रूर था जिसमें अधिकांश उम्मीदवार मारे गए जबकि बाकी असफल रहे। उनमें से केवल 6 ही बचे पहले परीक्षण में जीवित बचे और अर्हता प्राप्त करने में सफल रहे। 6 उम्मीदवार सबसे मजबूत दुनिया का फैसला करेंगे और वह व्यक्ति जिसे बिना किसी रुकावट के अन्य दुनिया में संसाधनों का खनन करने का अधिकार मिलेगा। जनरल वुकी ने कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक संक्षिप्त विवरण देते हुए घोषणा की। डू साम्राज्य से युवराज डू लियांग की आंडी साम्राज्य से राजकुमारी कियान यू तथा ट्रिस साम्राज्य से युवराज पे जैन प्रथम परीक्षण में असाधारण प्रदर्शन करने के बाद दूसरे और अंतिम परीक्षण में फसू विश्व का प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरे परीक्षण में अन्य 3 प्रतिभागियों के लिए वे सभी प्रकाश की दुनिया से है। दूसरे राजकुमार मेनकियान, तीसरे राजकुमार में होलिंग और साधक जीशान। पहले परीक्षण थोड़े भाग्य, शक्ति और टीम वर्क पर निर्भर थे, लेकिन दूसरा परीक्षण केवल शुद्ध शक्ति पर निर्भर करेगा। मैं दूसरे परीक्षण का प्रभारी रहूंगा जिसे हम कुछ ही मिनटों में शुरू करेंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों की ओर देखा और कहा, परीक्षण में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थी आगे आए जाओ। बेटा, खूब मौज करो, मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। सम्राट डू ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई जो आगे बढ़ गया। शुभकामनाएं। सम्राट कियान ने अपनी बेटी को शुभकामनाएं दी। केवल ट्रिसिन का सम्राट ही अपने चेहरे पर उलझन भरी निगाह लिए बैठा था क्योंकि उसका बेटा अभी तक यहाँ नहीं आया था। शुभकामनाएं भाइयों। एस्टेरिया के राजकुमार ने अपने दूसरे और तीसरे भाई को शुभकामनाएं दी जो अपने साम्राज्य से भाग ले रहे थे। वह बहुत बूढ़ा था, अन्यथा वह भी परीक्षणों में भाग लेता। हाँ, मुझे किस्मत की जरूरत नहीं है। वह आदमी भाग्यशाली था कि उसे पिछली बार पहला स्थान मिला था। मुझे दूसरे स्थान से तुष्ट रहना पड़ा, लेकिन अब मैं उसे अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। मेनकियान ने गर्व से घोषणा की और दूर से डलिया को घूरने लगा। अगर किसी को किस्मत की जरूरत है तो वही ये बेवकूफ है, उससे कहो कि हमें रोके नहीं। उसने जीशान की ओर इशारा करते हुए कहा, चे तुम वास्तव में कृतघ्न हो। तुम कितनी आसानी से भूल जाते हो कि उसी की वजह से तुम्हें दूसरा स्थान मिला है। तुमने उसके फूल चुराए थे, फिर भी अब तुम शेखी बगार हो। तीसरे राजकुमार में होलिंग ने जीशान का पक्ष लेते हुए उपहास किया जो खुद कुछ नहीं बोल रहा था। आपस में कोई बहस मत करो, याद रखो यह महत्वपूर्ण है। तुम अपने साम्राज्य के लिए लड़ रहे हो, मुझे निराश मत करो। सम्राट में ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, अब जाओ। हाँ पिताजी। जनरल वकी 5 युवकों के सामने खड़े थे जो उनकी ओर देख रहे थे और सोच रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। जनरल वकी ने हाथ हिलाकर अपने भंडारण रिंग से 6 छोटे बक्से निकाले। 6 छोटे बक्से बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन वे केवल हथेली के आकार के बक्से थे। इनमें से 3 बक्से लाल थे जबकि अन्य 3 हरे थे। आपके सामने 6 बक्से हैं, 3 एस्टिया के लोगों के लिए हैं जबकि अन्य 3 इस दुनिया के लोगों के लिए हैं। प्रत्येक लाल बक्से में एक टोकन है जिसमें 1 से 3 तक की संख्या है। इसी तरह सभी हरे बक्सों में एक ही संख्या है। जनरल ने कहा। उन्होंने आगे कहा, आप आगे बढ़कर उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। प्रत्येक पक्ष से 2 एक जो टोकन नंबर 1 वाला बॉक्स चुनेंगे वे पहले लड़ेंगे। इसी तरह जिनके पास 2 है वे अगले लड़ेंगे, जिनके पास 3 है वे अंत में लड़ेंगे। ये पहला राउंड है। इसके बाद उसने उन्हें आदेश दिया कि वे जो चाहे चुन ले। डू लियांग आगे बढ़ा और आलस से अपने पास रखे 3 बक्सों में से एक को उठा लिया। उसने इस बारे में सोचा भी नहीं क्योंकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
करता था कि वो प्रथम स्थान पर रहेगा या तीसरे स्थान पर। उसने अपना चुना हुआ बक्सा खोला और उसमें से टोकन उठा लिया। नंबर 2, उन्होंने जनरल को बक्सा दिखाते हुए कहा। इसके बाद कियान यू आगे बढ़ी और बचे हुए 2 बक्सों में से एक को चुना। नंबर 1, उसने अपना टोकन देखते हुए कहा। जनरल ने कहा, चूंकि नंबर 1 और 2 का चयन पहले ही हो चुका है, इसलिए प्रिंस पे जेन जो इस समय यहाँ नहीं है तीसरे स्थान पर होंगे, वह अंत में लड़ेंगे। सम्राट डू ने टिशियन सम्राट को देखा और सोचा कि क्या ये वास्तव में किस्मत थी कि नंबर 3 का चयन नहीं हुआ, या फिर उसके बेटे को अधिक समय देने की कोई चाल थी। किसी भी मामले में वह खुश था। अब आप अपनी तरफ से आगे आइए, जनरल ने दूसरी तरफ से कहा। जीशान आगे बढ़ने लगा, लेकिन जब उसने मेन कियान को दौड़ते हुए और पहले से ही एक बॉक्स उठाते हुए देखा तो वह रुक गया। मेन कियान ने जीशान की ओर देखा और अपनी आंखें घुमाई। उस तरफ से उनके सबसे मजबूत सदस्य ने पहले चुना। इस तरफ से भी यही होगा, चूंकि मेरी रैंक ऊंची थी इसलिए मैं पहले चुनूंगा, आप अंत में जाएंगे, उन्होंने जीशान से कहा। जनरल उस युवक पर नाराज था जो बेवजह बातें कर रहा था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि पहले कौन चुनता है? बक्सा खोलो, बाद में बात करेंगे, उसने राजकुमार को डांटा। हाँ राजकुमार। मेन कियान ने बक्सा खोला और उसमें से एक टोकन निकाला। नंबर 1, मुझे लगता है कि मैं उनके सबसे कमजोर सदस्य से लड़ूंगा। कितनी निराशा है, उसने निराशा में कियांग यू को देखते हुए कहा। फैसू के सभी उम्मीदवारों में से पहले चरण के ट्रायल में कियांग यू की रैंक सबसे कम थी। डू लियांग और दक्ष उससे ऊपर थे। उसने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि उसकी रैंक उसकी योग्यता के कारण नहीं बल्कि मदद के कारण थी। जहां तक कियांग यू की बात है, उसने सब कुछ अकेले ही किया था और फिर भी उसने बेहतर प्रदर्शन किया। अगला, जनरल ने कहा। मेन कियान पीछे चला गया और मेन होली आगे बढ़ा। उसने 2 बक्सों में से एक को उठाया। बिना देर किए उसने बक्सा खोल दिया। मैं दूसरे नंबर पर हूं, उसने डुलिया को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह वह व्यक्ति था जिससे वह वास्तव में लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ उसकी किस्मत सबसे खराब थी। चेह, तुम्हें वह मिल गया जो मैं चाहता था। कोई बात नहीं, तुम वैसे भी उसके खिलाफ जीतने के लिए बहुत कमजोर हो। मैं अगले दौर में उसका सामना करूंगा, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन कियान ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा, अपने छोटे भाई का मजाक उड़ाते हुए कि वह असफल होने जा रहा था। मुझे लगता है कि अब आपको चुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप तीसरे स्थान पर हैं, भाग्यशाली है। यदि आपका प्रतिद्वंदी समय पर नहीं आता है तो आप बिना लड़े ही जीत जाएंगे। आपको पहले चयन करने से रोकने के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा आप मेरे मूर्ख भाई की जगह होते, उसने जीशान से कहा जो आलसी ढंग से वापस चला गया। अन्य अभ्यर्थी भी वापस चले गए, केवल वही अभ्यर्थी बचे जिन्होंने टोकन नंबर 1 का चयन किया था। मेन कियान और कियान यू पीछे रह गए क्योंकि वे दोनों ही लड़ने वाले थे। चेह एक पक्ष का सबसे ताकतवर बनाम दूसरी ओर का सबसे कमजोर। चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा, मेन कियान ने हंसते हुए कहा। दूर खड़े दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बेवकूफ यह नहीं जानता कि उस लड़की को कम आंकने की वजह से उसे कितनी पीड़ा झेलनी पड़ेगी। क्या वह इतनी मजबूत है? जैकिंग ने दक्ष का मतलब समझते हुए पूछा। मैंने उसके साथ लड़ाई की थी, भले ही यह एक उचित लड़ाई नहीं थी और मुझे इसे जल्दी खत्म करना था। मैं उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी असली ताकत बहुत अविश्वसनीय है। जहां तक अविश्वसनीय का सवाल है, मुझे विश्वास नहीं है कि मेन कियान इतनी सक्षम है कि वह उसे अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सके। दक्ष ने जवाब दिया, ठीक है, तुम दोनों के बीच पहले युद्ध होगा, लेकिन ये सामान्य युद्ध नहीं होगा। दूसरे परीक्षण में भाग लेने वाले सभी देशों ने तय किया था कि युद्ध अलग अलग होंगे। प्रत्येक युद्ध का एक विशिष्ट विषय होगा और कानून और नियमों का एक विशिष्ट सेट होगा जो पहले से ही तय किया गया है। जनरल वकी ने कियान यू और मेन कियान दोनों को सूचित किया जो लड़ने के लिए तैयार लग रहे थे। ठीक है, तो फिर हमारी लड़ाई के नियम क्या है? मेन कियान ने पूछा जैसे कि वह यहाँ का नेता हो। जनरल वकी ने भीड़ की ओर देखते हुए उत्तर दिया, पहली लड़ाई पानी पर आधारित होगी। उन्होंने कहा, जहां तक नियमों का सवाल है तो यह मैदान युद्ध के लिए तैयार होने के बाद बताया जाएगा। पानी की थीम अखाड़ा तक किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या अखाड़ा पहले से ही तैयार नहीं है? आखिरकार हम इसके ऊपर खड़े हैं, मेन कियान ने उलझन में पूछा। बेशक, इसका मतलब है कि लड़ाई के लिए मैदान बदल दिया जाएगा। कियान यू ने जनरल वकी का मतलब समझते हुए समझाया, कैसे बदला? मुझे मत बताओ कि हमें लड़ाई का स्थान बदलने की जरूरत है, ये बहुत बोझिल है। मेन कियान ने नाराजगी जताते हुए कहा, ठीक है, हमें कहाँ जाना है? चलो चलते हैं ताकि लड़ाई शुरू हो सके। मैं अपनी प्यारी जीत में और देरी नहीं करना चाहता। जनरल वकी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार करें और देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा निकाला। उस टुकड़े को हाथ में मजबूती से पकड़े हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पत्थर का टुकड़ा चमकने लगा, जमीन भी हिलने लगी और उसका आकार बदलने लगा। रेतीली जमीन एक बड़े तालाब में बदल गई जिसमें सिर्फ 3 छोटे छोटे हिस्से थे जो सिर्फ एक व्यक्ति को रखने के लिए पर्याप्त थे। क्या बकवास है? उसने क्या किया?
दिया। मेन कियान ने अपने आसपास के बदले हुए माहौल को देखकर आश्चर्य से कहा, स्टेडियम और बैठने की जगह अभी भी पहले जैसी ही थी, लेकिन जिस जगह पर उन्हें लड़ना था वह गायब हो गई है। इसके बाद जो कुछ बचा था वह पानी का एक विशाल ढेर था। वह ये भी नहीं देख पाया कि पानी वास्तव में कितना गहरा था, लेकिन ये काफी गहरा लग रहा था। न केवल वह बल्कि यहाँ मौजूद लगभग सभी लोग आश्चर्यचकित थे, यहाँ तक कि स्टैंड पर बैठे दर्शक भी, यहाँ तक कि दक्ष भी चौंके बिना नहीं रह सका। लेकिन जमीन में आए बदलाव को देखकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, इसके बजाय वह जून की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, जिसने अचानक जमीन में परिवर्तन देखकर आश्चर्य से कहा था, पृथ्वी पर परिवर्तन के नियम से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? क्या तुम्हारा मतलब है कि मनुष्य ने नियम का प्रयोग किया? क्या इसमें कोई आश्चर्यजनक बात है? हम ऐसे कई लोगों से मिले हैं जो नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे यह मत बताओ कि यह सर्वोच्च नियम है या कुछ और। निश्चित रूप से यह ऐसा नहीं लगता, दक्ष ने झुंड से कहा। यह कोई सर्वोच्च स्तर का कानून नहीं है, वास्तव में यह एक सामान्य श्रेणी का कानून है, लेकिन ये सबसे अच्छे सामान्य कानूनों में से एक है। क्या तुम जानते हो क्यों? झुंड ने दक्ष से पूछा। क्यों? क्योंकि इस चीज के साथ मैं कभी प्यास से नहीं मरूंगा, दक्ष ने मजाक में पूछा। क्योंकि यह नियम जमीन को पानी में बदल सकता है। उफ, कोई बात नहीं, यह आपको सिर्फ पानी देने से कहीं ज्यादा कर सकता है। ये बदलाव का नियम है, यह आपके आसपास के माहौल को आपके फायदे के हिसाब से बदल सकता है। अगर आप फ्लेम लॉ के मास्टर हैं तो आप कहाँ ज्यादा प्रभावी होंगे, आग से भरी जगह पर या पानी से भरी जगह पर? जन ने पूछा। आग की लपटों के पास पानी तो आग का मुकाबला कर ही देगा, दक्ष ने जवाब दिया। ये सही है, इस कानून का यही उपयोग है। यह आपके दुश्मनों के कानून का मुकाबला कर सकता है और उसे कमजोर कर सकता है। इसके लिए आप अपने आसपास के माहौल को उनकी कमजोरी के हिसाब से बदल सकते हैं और फिर उसे अपने फायदे के हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए इसे अत्यधिक उपयोगिता का कानून कहा जाता है। झुंड ने जवाब दिया। यह उपयोगी तो लगता है, लेकिन निश्चित रूप से इसके लिए पागल होने लायक नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। मैं इसलिए हैरान नहीं हूँ क्योंकि मैंने वह कानून देखा है, मैं इसलिए हैरान हूँ क्योंकि मैंने उसे उस पत्थर के साथ देखा है, कसन ने उत्तर दिया। पत्थर? वह पत्थर, दक्ष ने कहा। उसे समझ में आ गया कि वह उस आदमी के हाथ में मौजूद पत्थर के बारे में बात कर रही थी। वह पत्थर क्या है? उसने पूछा। इसे एम्पलीफायर स्टोन कहते हैं, झुंड ने जवाब दिया। क्या अब तुम्हें समझ में आया? एम्पलीफायर पत्थर? एक मिनट रुको, मुझे मत बताओ कि यह वह है। ये सही है, ये वही एम्पलीफायर स्टोन है जिसके बारे में तुमने सुना था, झुंड ने उत्तर कर दिया। मैं यहाँ सेंट किंग की चाबी चुराने आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे एक और चीज चुराने की जरूरत है। हालांकि यह जटिल हो सकता है क्योंकि यह एक मजबूत दुश्मन है, दक्ष ने अपनी हड्डी को रगड़ हुए कहा। उसे लग रहा था कि यह मामला इतना उलझ जाएगा कि बहुत सारी मौतें हो जाएंगी। कम से कम उसे खुद पर भरोसा था और उसे यकीन था कि वह उस पत्थर को उठा सकता है, एक ऐसा पत्थर जो इसका उपयोग करने पर कानूनों को बढ़ा सकता है। ये चीज खून खराबे के लायक है। उसने भो सिर ने इस पत्थर के बारे में बहुत समय पहले कसून से सुना था, जब वह नियमों को बढ़ाने के तरीकों के बारे में बात कर रही थी। इसमें स्थायी तरीके भी थे, जैसे समझ को बढ़ाना या एक बार के स्थायी बढ़ावा के लिए अपने रक्त का उपयोग करना, जिसे वह बात के लिए बचा कर रख रहा था। लेकिन ऐसा करने के कुछ अस्थायी तरीके भी थे। उनमें से एक था एम्पलीफायर स्टोन का उपयोग करना। जब कोई व्यक्ति इस पत्थर को पकड़ता था और किसी भी नियम का प्रयोग करता था तो उस नियम की शक्ति वास्तविक क्षमता से कहीं अधिक होती थी। इससे व्यक्ति को अपने कानून से सामान्य से ज्यादा ताकत मिल जाती थी। लेकिन यह भी अस्थायी था क्योंकि यह तब तक ही चलता था जब तक व्यक्ति अपने हाथ में पत्थर पकड़े रहता था। इसके अलावा एक पत्थर को नष्ट करने से पहले उसके उपयोग की संख्या सीमित थी। मुझे लगता है कि प्रत्येक पत्थर के 20 उपयोग है। चूंकि वह पत्थर अभी भी उसके हाथ में है और नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए वह सीमा अभी भी पूरी नहीं हुई है, जो अच्छी बात है। पत्थर के रंग को देखते हुए मुझे लगता है कि उसने इसका उपयोग केवल 5 बार से भी कम किया है, झुंड ने दक्ष को आगे बताया। ये बेहतर है क्योंकि उसने कहा था कि प्रत्येक लड़ाई का एक अलग विषय होगा, इसलिए उसे अधिक से अधिक 3 या 4 बार मैदान बदलना चाहिए। इससे मेरे लिए बाद में 10 और उपयोग बच जाएंगे। दक्ष ने सिर हिलाया। ये तुम्हारा युद्ध क्षेत्र होगा जहां तुम एक दूसरे का सामना करोगे। जहां तक नियमों की बात है वे बहुत सरल है। पूरा स्थान गहरे पानी से भरा है। इस जगह पर केवल 3 मंच है, जिनमें से प्रत्येक केवल एक व्यक्ति के खड़े होने के लिए पर्याप्त चौड़ा है। जनरल वकी ने अखाड़े की तैयारी पूरी करने के बाद कियान यू और मेन कियान को सूचित किया। नियमों के अनुसार आप उड़ नहीं सकते और आप पानी को छू नहीं सकते। अगर आपका कोई अन्य पानी को छू गया तो आपको पराजित माना जाएगा। अगर दुश्मन के पानी पर हमला करने के कारण पानी की छींट आपको छूती है तो इसे आपकी हार नहीं माना जाएगा। आप दोनों अपने प्लेटफॉर्म से एक दूसरे पर तब तक हमला कर सकते हैं जब तक कि आप में से कोई एक हार ना जाए, पानी में गिर ना जाए, मर ना जाए या हार ना मान ले। मैं एक बार फिर जोर देकर कहूंगा, तुम मुड़ नहीं सकते, नहीं तो तुम अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। इसके अलावा तुम अपनी इच्छानुसार कोई भी हमला कर सकते हो। बस इतना ही, 3 की गिनती पर तुम्हारी लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए तैयार हो जाओ, जनरल ने उड़ान भरने से पहले कहा। वह आसमान से नजर रखने वाला था। 1 मिनट रुको, ये किस
तरह के घटिया नियम हैं, तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो है ना। तुम जानते हो कि मेरी शारीरिक शक्ति और नजदीकी मुंह का मेरा फायदा है, ये जानते हुए कि तुमने ये घटिया नियम इसलिए चुना ताकि तुम्हारा उम्मीदवार जीत सके। क्या तुम इसी तरह से इससे निपट हो? तुम धोखेबाज हो। मेन कियान को नियम समझने में कुछ मिनट लगे, लेकिन जब उसने समझा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। आखिर यह क्या मजाक था? उन्होंने मूल रूप से उसके सारे फायदे छीन लिए। ये स्पष्ट रूप से धोखा था। उसकी शिकायतें सुनकर दुनिया के लगभग सभी सम्राट हंसने लगे और उन्होंने मेन कियान के पिता की ओर देखा, जिनका सिर शर्म से नीचे झुका हुआ था। यह मेरा बेवकूफ बेटा है, ये कभी नहीं सीख पाएगा कि कब अपना मुंह बंद रखना है। उसने मन ही मन कोसा, मेन कियान अपना मुंह बंद करो और मुझे अब और शर्मिंदा मत करो। वह गुस्से में चिल्लाया, लेकिन पिताजी वे धोखा दे रहे हैं। मेन कियान ने अपने पिता से कहा। उसे विश्वास था कि उसके पिता समझ नहीं रहे हैं। युवक, जैसा कि मैंने कहा, सभी विषय और नियम सभी सम्राटों द्वारा बहुत पहले ही तय कर लिए गए थे। ये तब हुआ जब तुमने एक बॉक्स भी नहीं चुना था जिसने प्रथम युद्ध प्रतिभागी के रूप में तुम्हारा स्थान तय किया था। इसलिए नहीं, ये धोखाधड़ी नहीं है। नियम वही होते भले ही तुम्हारी जगह कोई और होता। जनरल वुकी ने मेन कियान से कहा। सम्राट डू अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर सके क्योंकि उन्हें ये सब कुछ हास्यास्पद लगा। युवक, क्या तुम एक मजेदार तथ्य जानना चाहते हो? उसने मेन कियान से पूछा, जो उसकी ओर देख रहा था। ये तुम्हारे पिता थे जिन्होंने पहली लड़ाई के लिए थीम और नियम सुझाए थे? हाँ हाँ हाँ, तुम अपने पिता पर हमें जिताने के लिए धोखा देने का आरोप लगा रही हो। ये बहुत मजेदार है। ईमानदारी से वह अपनी हंसी के बीच में जवाब देता रहा। ईमानदारी से कहूं तो यह आदमी वास्तव में एक बेवकूफ है। यहाँ तक कि दक्ष भी समझ गया कि मेन कियान इस समय उसके पिता को कितना शर्मिंदा कर रहा था। वह इतनी बड़ी भीड़ के सामने अपनी दुनिया से पहला प्रतिभागी था। जैसा कि लोगों ने कहा, पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है और मेन कियान का पहला प्रभाव एक जोकर रोने वाले बच्चे जैसा था जिसे पता ही नहीं था कि वह क्या कह रहा है। सम्राट डू की व्याख्या सुनकर हजारों दर्शक भी मेन कियान की मूर्खता को देखकर हंसने लगे। उस आदमी ने वास्तव में अपने ही पिता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। कितना मूर्ख है। यहाँ स्पष्टीकरण सुनकर मेन कियान को समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। वह अपनी गलती पर शर्मिंदगी से केवल अपना सिर नीचे कर सका। समय की बर्बादी बहुत हो गई। अब युद्ध का समय है। मैं 3 तक गिनूं, जिसके बाद युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। जनरल वकी ने आह भरते हुए कहा। 1 2 3 शुरू तो क्या हुआ? अगर मैं इस विषय में नुकसान में हूँ, मैं फिर भी तुम्हें कुचल दूंगा। मैं कियान हाल ही में हुई घटना और अपनी मूर्खता से शर्मिंदा था। उसकी शर्मिंदगी जल्द ही शर्म में बदल गई, जो गुस्से में बदल गई। वह अपनी भारी जीत से अपनी शर्म को धोना चाहता था। वह नजदीकी मुकाबले में अच्छा था, लेकिन उसके पास लंबी दूरी के कौशल भी थे और उसे विश्वास था कि वह जीत सकता है। मरना। मेन कियान ने एक बार ताली बजाकर एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग हमला किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये दुश्मन को भ्रमित करने में प्रभावी था। जब तक दुश्मन पर ये लहर पड़ती वे कुछ मिनटों के लिए बेशुद्ध हो जाते, जिसे वह किसी भी युद्ध में जीतने के लिए पर्याप्त मानता था। दुर्भाग्यवश यह उपाय उस पर काम नहीं आया। कियान यू ने अपने दाहिने टखने को हल्के से मंच पर थपथपाया, जिससे तालाब से पानी की एक लहर आसमान में उठी और उसके चारों ओर एक अवरोध बन गया जिसने उसे लहर से बचा लिया। वह मुझे यह नहीं पता था। दक्ष ने यह देखकर अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान ला दी। वह देख सकता था कि उसने कोई कौशल का उपयोग नहीं किया था। उनके अनुसार इसके स्थान पर उन्होंने जल के नियम का प्रयोग किया। अगर मैं जो सोचता हूँ वह सच है तो उसे हराना असंभव है, कम से कम इस क्षेत्र में तो नहीं। वह पानी की रानी है और यह उसका घर है। मेन कियान के सामने पहले से ही एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन अब यह एक निरर्थक प्रयास था। क्या पानी का कानून? क्या तुम सच में योद्धा हो? आदमी की तरह लड़ने के बजाय तुम एक ऐसे कानून का इस्तेमाल करते हो जिसका यहाँ फायदा है। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? मेन कियान गुस्से में अड़ा। नियमों के कारण वह पहले से ही नुकसान में है और अब यह आज सब कुछ उसके खिलाफ क्यों था? क्या भगवान वास्तव में उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे या क्या वास्तव में हारना ही उसके भाग्य में था? वह जानता था कि अब वह जीत नहीं सकता क्योंकि उसने उसका जल कानून देख लिया है। उसके पास एकमात्र उम्मीद ये थी कि अगर वह उसे जल कानून का इस्तेमाल बंद करने के लिए मजबूर कर सके, और उसने अपने तानों के साथ इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। हम दोनों एक समझौता क्यों ना कर ले, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण लड़ाई है, इसलिए इसे एक निष्पक्ष लड़ाई बनाए। मैं अपने कानून का उपयोग नहीं करूंगा और आप अपने कानून का उपयोग न करें। आप क्या कहते हैं? मेन कियान ने पूछा। उसकी बातें सुनकर कियांग यू स्टैंड में दक्ष की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे याद आया कि जब उसने उससे लड़ाई की थी उसने जीतने के लिए अपने कानून का भी इस्तेमाल किया था। मेरा कानून मेरी ताकत का एक हिस्सा है। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में आप अपने प्रतिद्वंदी से यह नहीं कह सकते कि वह अपने कौशल का उपयोग न करें। एक निष्पक्ष लड़ाई वह होती है जहां दोनों पक्ष अपना सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। उसने मेन कियान को देखते हुए कहा, एक दोस्त ने मुझे ये सिखाया है, चलो अब मैं तुम्हें भी सिखाती हूँ। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। उसके चारों ओर पानी की एक बड़ी लहर उठने लगी जिससे वह और भी आकर्षक लगने
लगने लगी, क्या उसने अभी अभी तुम्हारी ओर देखा था? जविंग ने दक्ष की ओर संदेह भरी नजरों से देखते हुए ने पूछा। हो सकता है, दक्ष ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैंने उससे लड़ाई की थी। उसने मुझे कई बार देखा है, चूंकि मैं अपना भेष नहीं बदल रहा हूँ, इसलिए शायद उसने मुझे पहचान लिया हो। यह कोई अजीब बात नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा पर्दाफाश करेगी? आखिरकार तुम ही थे जिसने पेई जैन को मारा था। जिकिन ने भोसड़ाता भी देवे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। उनके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वे अपना नुकसान देखना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी उनकी मदद करूंगा। दक्ष ने आलस से जवाब दिया। ये स्पष्ट नहीं था कि क्या वह वास्तव में इतना थका हुआ था कि उसे चिंता नहीं थी, या फिर उसे वास्तव में परवाह नहीं थी, लेकिन उसे उसकी बातों पर भरोसा था। अगर उसने कहा कि वह खतरे में नहीं है तो ये सच ही होगा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। पानी से भरे मैदान में वापस आकर किने ने अपने कानून का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। चूंकि यह उसके फायदे का मैदान था, इसलिए वह किसी भी चीज की परवाह नहीं करने वाली थी। जीत तो जीत ही होती है। वैसे भी अगर वह पूरी ताकत से लड़ना चाहती भी तो उसे डुलयांग या दक्ष से ही लड़ना पड़ता, जो उसका सामना करने के लिए काफी मजबूत थे। वह मेन कियान की परवाह क्यों करेगी, जिसे वह अपने पूरे प्रयास के लायक नहीं समझती? उसकी आज्ञा सुनकर आसपास से पानी की एक बड़ी लहर हवा में उठने लगी। रुको, सुनो। मेन कियान ने फिर से शब्दों से उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि वह इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश कर रहा था। उसके पास लंबी दूरी के हमले थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो पानी की दीवार से उस तक पहुंच सके। ये स्पष्ट था कि वह असफल हो गया था। जाओ, अपने पिता से बात करो, कियान यू ने धीरे से हाथ हिलाते हुए कहा। आकाश में उठी पानी की लहर में कियान की ओर बढ़ी, जो अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई सुनामी उसे डुबाने पर आमादा हो। यही वह क्षण था जब मेन कियान को पता चला वह चला गया था। सम्राट में अपने बेटे के साथ खिलवाड़ होते देखकर निराश हो गए। ये दुखद था। युद्ध शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही उनका सफाया कर दिया गया, और यह सबसे बुरी बात नहीं थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उस 1 मिनट में उसने अपने पिता का अपमान किया, आयोजक का अपमान किया, और किसी से नरमी बरतने की भीख मांगी। सम्राट को लगा कि उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया है। यह एक आपदा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने बेटे की हार पर दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए कि वह अब मंच पर नहीं है, जिससे उसे और शर्मिंदा होना पड़े। अपनी ओर आती विशाल लहर को देखकर लवान को यकीन हो गया कि कोई भी हमला उससे बचाने के लिए काफी नहीं है। रक्षात्मक कौशल उसे हमलों से बचा सकता था, लेकिन यह उसे प्रभाव के कारण नीचे गिरने से नहीं रोक सकता था। बिना कुछ सोचे समझे वह पानी से बचने के लिए अवचेतन रूप से ऊपर की ओर उड़ गया। पानी की लहर उसके ऊपर से गुजर गई, उसकी ऊंचाई के कारण उससे टकराई नहीं। जब लहर गुजर गई और मंच फिर से दिखाई देने लगा तो मेन कियान उस पर उतरा। तुम कुत्ती, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम निष्पक्ष रूप से लड़ नहीं सकते और बहाने बनाते हो? मेन कियान ने शिकायत की। कियान यू ने उसकी ओर न देखकर जनरल वुकी की ओर देखा। क्या अब यह मेरी जीत है? उसने पूछा। हाँ, आप वापस जा सकते हैं, जनरल वुकी ने जवाब में सिर हिलाया। उसका जवाब सुनकर कियांग यू अपने पिता के पास वापस चली गई। अच्छा काम है। सम्राट कियान ने अपनी बेटी की प्रशंसा में सिर हिलाया। मेन कियान अभी भी उलझन में मंच पर खड़ा था। क्या बकवास है? आप उसे जीत कैसे घोषित कर सकते हैं? पानी ने मुझे छुआ तक नहीं। नियमों के अनुसार मैं हारा नहीं हूं। मैंने हार भी स्वीकार नहीं की। यह मेरे साथ अन्याय है। उसने शिकायत की। यह जितना उचित हो सकता है उतना उचित है। नियमों के अनुसार आपको उड़ने की अनुमति नहीं थी। जिस क्षण आप उड़े आपने हार स्वीकार कर ली। जनरल वकी ने आलस से उत्तर दिया। अब वापस जाओ और अखाड़ा खाली करो ताकि हम अगली लड़ाई के लिए आगे बढ़ सके। नहीं, यह अनुचित है। मैंने उड़ान नहीं भरी, मैंने केवल छलांग लगाया। आप उचित नहीं है। आपने कहा कि कूदने की अनुमति है। मैंने नियम नहीं तोड़े। मैं कूद गया और वापस प्लेटफॉर्म पर उतरा। दूसरी ओर वह लड़की वापस उड़ गई, इसलिए उसने उड़ान न भरने का नियम तोड़ा। वह हार गई। यहाँ धोखा मत करो मुझे, मेरी जीत दो। मेन कियान ने जोर दिया। भीड़ फिर से उसकी हरकतों पर हंसने लगी। सम्राट में आपका बेटा वास्तव में एक आइटम है। मुझे उसे यहाँ लाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सम्राट डू ने मुस्कुराते हुए सम्राट मेन को फिर से चिढ़ा, जिसका सिर शर्म से झुक गया था। ने सोचा था कि मेन कियान की हार के बाद यह मजाक खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। उसका बेटा शायद शर्मिंदगी का रिकॉर्ड बनाने या उसे दिल का दौरा देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करता था। नागरिक सम्राट, हर कोई हंस रहा था, यहाँ तक कि दक्ष भी आश्चर्यचकित था। सम्राट मेन का सबसे बड़ा बेटा और उसका तीसरा बेटा भी शर्मिंदा लग रहा था। मेन कियान सिर्फ खुद का अपमान नहीं कर रहा, बल्कि वह उन सभी का अपमान कर रहा था। सम्राट क्रोध में उठ खड़ा हुआ और अखाड़े के बीच में अपने बेटे की ओर दौड़ा। पिताजी देखिए, मेन कियान ने कुछ कहा। जब उसने अपने पिता को आते देखा, उसे उम्मीद थी कि वह उसकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। इसके बजाय उसके होठों से एक पीड़ा भरी चीख निकली और वह कराह उठा। सम्राट मेंग ने गुस्से में पूरी ताकत से उसका
हाथ पकड़ लिया था। हो गया मुझे शर्मिंदा करना, अब वापस आ जाओ, आज तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे। अगर मैंने तुम्हें कुछ भी कहते हुए पकड़ लिया तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। आज यह मत सोचना कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अपने बेटे को पकड़कर सम्राट में स्टैंड पर वापस उड़ गया जो उनके लिए व्यवस्थित किया गया था। अब जब सभी बाधाएं समाप्त हो गई है तो अगले प्रतिभागी आगे आए। सब कुछ समाप्त होने के बाद जनरल वुकी ने आदेश दिया, शुभकामनाएं बेटा, अच्छा समय बिताओ, मुझे आशा है कि तुम युद्ध का आनंद लोगे। सम्राट डू ने अपने बेटे को जाते हुए देखा तो कहा, जीतने की कोशिश करो। सम्राट मे ने अपने तीसरे बेटे में हुलिंग से कहा। उसने मेन कियान की ओर देखा और मेन हुलिंग से बात करना जारी रखा, लेकिन अगर तुम नहीं जीत सकते तो कम से कम मुझे इस बेवकूफ से ज्यादा शर्मिंदा मत करो। डू लियांग और मेन हुलिंग मैदान में आगे बढ़ बढ़े जो अभी भी पानी से भरा हुआ था। वे दोनों छोटे से तैरते हुए मंच पर उतरे। जनरल वुकी ने फिर से एम्पलीफायर स्टोन निकाला। ये देखकर दक्ष ने आह भरी, एक और उपयोग हो गया। जनरल वुकी ने एक बार फिर अपने परिवेश को बदलने की क्षमता का प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने प्रवर्धक पत्थर की मदद ली, जिसका प्रयोग करते ही उसकी चमक कुछ हद तक कम हो गई। जैसे ही पानी नीचे जाने लगा जमीन फिर से बदल गई और वह लावा में बदल गई। 3 मंच अभी भी मौजूद थे, जिनमें से 2 पर दोनों उम्मीदवार खड़े थे जबकि एक खाली था। लावा डू लियांग ने चारों ओर देखते हुए कहा, उसे यह बहुत रोचक लगा। उन्होंने इस क्षेत्र का उपयोग किया। यदि कोई व्यक्ति लावा में गिरता है तो इसका मतलब है कि वह मरने वाला है। क्या यह मौत की लड़ाई थी? मेन होलिंग ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा। वह थीम से खुश लग रहा था। चेह, वह भाग्यशाली कमीना, ये दुनिया इतनी अनुचित क्यों है? जब मेरी बारी आई तो मुझे एक ऐसी जगह, पानी का मैदान मिला जहां मैं अपने नजदीकी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं बल्कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति भी मिला जिसने पानी के कानून का इस्तेमाल किया, और जब इस आदमी की बारी आती है तो उसे न केवल लाभ मिलता है क्योंकि वह एक लंबी दूरी का लड़ाकू है, बल्कि वह क्षेत्र भी जो उसके कानून के लिए उपयुक्त है। ये कमीना मैदान को देखकर मेन कियान खुद को कोसने से नहीं रोक सका। वह रोना चाहता था लेकिन रो नहीं सका। वह मन ही मन खुद को कोस सकता था कि उसकी किस्मत इतनी खराब है। वह अपनी दुनिया से पहला प्रतिभागी था और वहां से सर्वोच्च रैंक पर था। सभी को उस पर बहुत गर्व था, लेकिन वह यहाँ एक मजाक का पात्र बन गया था। अगर घर पर लोगों को पता चले कि यहाँ क्या हुआ तो वे उस पर, मैं आपसे पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ। मैं होलिंग ने शांति से लियांग से कहा, और आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? डू लियांग ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा, क्योंकि यह क्षेत्र मेरे लिए मेरे कानून के कारण एक लाभ है। दुर्भाग्य से मैं तुम्हारे साथ आसानी से नहीं खेलूंगा। तुम्हारे दोस्त ने इस क्षेत्र का अपने लाभ के लिए उपयोग किया, मैं भी वही करूंगा। हार पर दुखी मत हो, मैं होली ने कहा। उसकी बातें सुनकर डू लियांग जोर से हंस पड़ा। हा, तुम मजाकिया हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हारे भाई के प्रदर्शन पर खूब हंसने के बाद मुझे लगा कि मैं और नहीं हंस पाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। बहुत दिनों के बाद उसने हंसना बंद किया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूंगा। क्या तुम मुझ पर नरमी से पेश आने की हिम्मत नहीं कर सकते? तुम कहते हो कि तुम्हारे कानून का यहाँ लाभ है, इसका उपयोग करो ताकि तुम पराजित ना हो जाओ। इसे मेरे लिए मजेदार बनाओ, मैं युद्ध का आनंद लेना चाहता हूँ। डू लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम घमंडी हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें गंभीरता से सलाह दे रहा था, अब आत्मसमर्पण कर दो, ये तुम्हारे लिए मौत का मैदान है। अगर तुम घमंडी हो तो तुम मर जाओगे। मेन होलिंग ने आह भरते हुए कहा, दिलचस्प है, पिछले क्षेत्र में कियान यू को बढ़त मिली थी, इस क्षेत्र में मेन होलिंग को बढ़त मिली है, ऐसा लगता है। दक्ष ने उनकी बातचीत सुनकर बड़बड़ाया। हालांकि वह दूर बैठा था फिर भी वह ये सुन सकता था। मुझे आश्चर्य है कि उसके पास कौन सा कानून है, ज्वाला या कुछ और? उसने सोचा, नियम पिछली बार की तरह ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये तुम दोनों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम जीत नहीं सकते तो आत्मसमर्पण कर दो। अगर तुम लावा में गिर गए तो तुम मर जाओगे, कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, इसलिए अपनी सीमाएं पहचानो। ठीक है, चलो लड़ाई शुरू करते हैं न। 2-1 शुरू। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई में होलिंग ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अपने भाई के विपरीत जिसने शब्दों में इतना समय बर्बाद कर दिया था, वह सीधे हमला करने के लिए अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाने लगा। हम वह ऐसा कर सकता है, यहाँ तक कि अग्नि कानून भी इसकी अनुमति नहीं देते। आखिर उसके पास कौन सा कानून है? दक्ष ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि उसने कियान यू के साथ कुछ ऐसा ही देखा था। जैसे कियान यू के पिछले हमले से लहर पैदा हुई थी, उसी तरह उसके हमले से भी लहर पैदा हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि पिछली बार जो लहर उठी थी वह पानी की थी और इस बार जो लहर आसमान की ओर उठी वह लावा थी। दिलचस्प। अब मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आया। तुम्हारा हमला वाकई दिलचस्प है और यह कियान यू के हमले से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसने तुम्हारे भाई को मार गिराया था। दुर्भाग्य से तुम कियान यू नहीं हो और मैं निश्चित रूप से तुम्हारा भाई नहीं हूँ। लियांग ने निराश होकर आह भरते हुए कहा, मैंने सोचा था कि आप मुझे कुछ अच्छा और मजेदार दिखाएंगे जिससे मेरा काम मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जय जय आपने वह कर दिखाया। निराशाजनक, बहुत निराशाजनक। मुझे लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, उन्होंने हाथ उठाते हुए कहा। जैसे ही
उसने बोलना समाप्त किया, उसकी दोनों आंखों का रंग बदल गया। ओक जैसे ही डुली आंख की आंखों का रंग बदला, मेनलिंग बेहोश होकर मंच पर गिर पड़ा। वह हिल नहीं पा रहा था। ऊपर उठ रही लावा की लहर भी नीचे गिर गई। लड़ाई खत्म हो गई है, डुलियांग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जनरल वुकी नीचे आकर मेन होलिंग की जांच करने लगे, जो बिना हिले डुले पड़े थे। वह बेहोश है, लड़ाई खत्म हो गई है, दूसरे राउंड का विजेता डलिया है। जनरल वुकी ने जांच के बाद घोषणा की। हाँ, वह बेवकूफ, वह मुझसे भी ज्यादा तेजी से हार गया और उसकी हार और भी बुरी है। मैं तब हारा जब यह मेरे लिए नुकसानदेह था, वह तब भी हार गया जब मैदान ने उसे फायदा दिया, वह भी बिना किसी हमले के। कितनी शर्मनाक बात है। मेन कियान अपने भाई की हार पर हंसा। भले ही इसका मतलब था कि उनकी दुनिया हार गई, कम से कम अब वह हार का सबसे बड़ा खलनायक नहीं था। अगर उसका भाई जीत जाता तो उसके लिए यह और भी शर्मनाक होता। ये क्षमता दिलचस्प है। दक्ष को यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि डुलियांग ने कौन सी क्षमता का उपयोग किया था, लेकिन यह वास्तव में डरावना था। अगर दक्ष की लड़ाई में होता और कोई उस पर इस क्षमता का इस्तेमाल करता तो ये बुरा होता। जब वह बेहोश होता तो उसे पकड़ा जा सकता था या मारा जा सकता था। उसे यह क्षमता पसंद नहीं थी। जुन, क्या तुम जानते हो कि वह क्षमता क्या थी? उसने पूछा। इस क्षमता को समझना उसके लिए महत्वपूर्ण था। इसके बारे में जाने बिना वह सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता था। ये कोई योग्यता नहीं है, ये तो बस उस आंख का फायदा है। मैंने तुम्हें उसकी विशेष आंखों के बारे में बताया था, है ना? उसने अपनी चेतना खोने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। जुन ने जवाब दिया। क्या उस क्षमता से बचाव का कोई तरीका है? दक्ष ने पूछा। यह आसान है, बस 1 सेकंड से ज्यादा उसकी आंखों में मत देखो। उस बेवकूफ ने बहुत देर तक उसकी चमकती आंखों में देखा और बेहोश हो गया। इस क्षमता को काम करने में 2 सेकंड लगते हैं, इसलिए ऐसा मत करो और तुम सुरक्षित हो। इतना ही नहीं, जब भी तुम किसी की आंखों में चमक देखो तो सीधे मत देखो। सुरक्षित रहने का यही सबसे अच्छा तरीका है। जुन ने उसे समझाया। तो यही तरकीब है क्या? बचने का कोई और रास्ता नहीं है जहां हम होश खोए बिना देख सके? अल्पविराम। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर एक मूल ऊर्जा अवरोध बना ले। दुर्भाग्य से आप मूल ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए यह आपके लिए असंभव है। इसलिए बस मेरी बात सुनो और जब तुम किसी की आंखों में चमक देखो तो उसमें मत देखो, तुम उसके माथे, नाक, होंठ कहीं भी देख सकते हो। जून ने दक्ष को अपनी सुरक्षा के बारे में सलाह दी। इसके अलावा मैं तुम्हें अब केवल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुमने पिछली बार मेरी बात सुनी थी और तलवार वापस भेज दी थी। अगर तुम फिर से उस तलवार का इस्तेमाल करोगे जब तक कि कोई बहुत बड़ी स्थिति ना हो तो मैं परेशान हो जाऊंगी। उसने दक्ष से कहा। चिंता मत करो, मैं अब इसका उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही करूंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हालांकि उसके मन में कुछ और ही विचार थे। मेरे लिए क्या आपातकालीन है ये केवल मैं ही तय कर सकता हूँ, इसलिए वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सोचा। अखाड़े में लड़ाई खत्म हो गई थी। जनरल वुकी ने में होलिंग को उठाया और उसे उसके पिता के पास वापस ले गया। डुलियांग अपने आप वापस चला गया। तुमने इसे बहुत जल्दी खत्म कर दिया। मुझे लगा कि मैं तुम्हारी और भी हरकतें देखूंगा, लेकिन तुम बहुत अच्छे थे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सम्राट डू ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए सम्राट में की ओर देखा, जिसे 2 बार हार का सामना करना पड़ा था। वे अब जीत के एक कदम और करीब थे। तीसरी लड़ाई के बाद फाइनल शुरू होगा। उस दौर में जीत का मतलब उनके लिए जीत ही थी। उन्हें 20 दुनिया में संसाधन निष्कर्षण का अधिकार मिलेगा, जिसमें से अधिकांश अधिकार पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को मिलेंगे। उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा ये युद्ध जीतेगा। इससे उनका साम्राज्य और भी मजबूत और अधिक संसाधन संपन्न हो जाएगा। क्या राजकुमार जैन अभी तक वापस नहीं आए हैं? जनरल वुकी ने ट्रिसिन के सम्राट से पूछा, जिन्होंने निराशा में अपना सिर हिलाया। जनरल ने घोषणा की, हम तीसरे राउंड के लिए 10 मिनट और इंतजार करेंगे। यदि राजकुमार पेई वापस नहीं आते हैं तो हम शुरू करेंगे। वे इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट को अनंत काल तक टाल नहीं सकते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इसे 20 विश्व के नेताओं को दिखाया जा रहा था। समय बहुत कम था। आमतौर पर उसे पहले ही जीशान की जीत की घोषणा कर देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि पे जैन अपने साम्राज्य का राजकुमार था, इसलिए उसने 10 मिनट और दिए। 10 मिनट क्यों? आपने तो कहा था कि अगर वह अब तक नहीं आया तो आप हमें जीत दिला देंगे। देरी की घोषणा सुनकर सम्राट में ने शिकायत की। सम्राट में, आपके बेटे ने हम पर बार बार धोखा देने का आरोप लगाया। क्या आप जानते हैं कि इससे कितना समय बर्बाद हुआ? ठीक 10 मिनट। इसलिए मेरा मानना है कि यह उचित है कि इस पक्ष को भी 10 मिनट मिले। ट्रिसिन के सम्राट ने आलस से कहा। अब जब उनके बेटे का विषय फिर से आ गया था तो सम्राट मेन केवल अपना मुंह बंद कर सकते थे। ये सच था कि उनके बेटे ने समय बर्बाद किया था। ठीक है, हम 10 मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन यदि वह वापस नहीं आया तो और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, सम्राट मेन ने कहा और अपनी बाहें मोड़कर बैठ गया। मुझे स्वीकार है। जैसे ही सौदा तय हुआ सभी लोग इंतजार करने लगे। किसी को नहीं पता था कि पेजन समय पर आएगा या देर से आएगा और अपना अवसर खो देगा। सच्चाई सिर्फ दक्ष और कियान यू को ही पता थी। हालांकि उनमें से किसी ने भी कुछ भी कहने की परवाह नहीं की। तीसरे राउंड में जीशान, डुलियांग और कियान
यू होंगे। मुझे आश्चर्य है कि उनके बीच मुकाबला कैसा होगा, 2 बनाम 1 या 3 तरफा मुकाबला, किसी भी स्थिति में जीशान को ही चुना जाएगा, दक्ष ने कहा जब उसकी नजर शान पर पड़ी जो अपने हाथों को मुड़े हुए खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ऐसा लग रहा था कि वह भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। मैंने अब तक जो देखा है उसके अनुसार इन लड़ाइयों में कम से कम जान का कोई खतरा नहीं है, दक्ष ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। अब तक लड़ाई में खतरा कम था और किसी के गंभीर रूप से घायल होने या मारे जाने से पहले ही खत्म हो गया था। उसे ये भी लग रहा था कि यह लोग किसी प्रतिद्वंदी को मरने नहीं देंगे, वे उनकी रक्षा करने जा रहे थे। 10 मिनट बीत चुके हैं, कोई नहीं आया। तीसरे राउंड का विजेता जीशान है। जनरल वुकी ने 10 मिनट बीतने के बाद घोषणा की। उन्होंने काफी समय तक इंतजार किया था, फिर भी वह कुछ हद तक खुश भी था। उसे तीसरी लड़ाई के लिए मैदान बदलने के लिए अपने एम्पलीफायर स्टोन का उपयोग नहीं करना पड़ा। अब हम फाइनल की ओर बढ़ेंगे। हमारे 3 फाइनलिस्ट प्रिंस लियांग, प्रिंसेस कियांग यू और जीशान है। अंतिम चरण में शीर्ष 3 की रैंकिंग तय होगी और इस ट्रायल का अंत होगा। जनरल वुकी ने हवा में उठते हुए घोषणा की। तीनों उम्मीदवार आगे आए। आदेश सुनकर तीनों युवक आगे उड़े और लावा पर बने 3 प्लेटफॉर्म में से एक पर उतरे। जीशान को आगे बढ़ते देख अगर कोई व्यक्ति परेशान था तो वह मेन कियान था। चाहिए भाग्यशाली कम, अगर मैंने आखिरी बॉक्स चुना होता तो मुझे शर्मिंदगी नहीं होती। यह सब उसकी गलती है, उसने जीशान से ईर्ष्या करते हुए मन ही मन कहा। वह इतना गुस्से में था कि वह उस आदमी को मार डालना चाहता था। दुर्भाग्य से अब वह कुछ नहीं कर सकता था, कम से कम खुले में तो नहीं। युद्ध का तीसरा चरण अपेक्षाकृत सरल है लेकिन ज्यादा घातक है। आप सभी एक प्लेटफॉर्म पर रोके। अगर आप ध्यान से देखें तो उस प्लेटफॉर्म पर एक नंबर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जनरल वुकी ने अपने आदमियों को सलाह दी, कृपया आपको जो नंबर मिले हैं उन्हें बोले। नंबर 1 डू लियांग ने कहा। नंबर 2 जीशान ने जवाब दिया। 3 कियान यू ने कहा। ठीक है, जनरल वुकी ने सिर हिलाया। जो नियम तय किए गए थे उनके अनुसार आपको जो नंबर मिलेंगे वही आपका अगला राउंड तय करेंगे। उसने सम्राटों की ओर देख और कहा, सम्राट डू कृपया खड़े हो जाए। सम्राट डू अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ। यहाँ सभी 4 सम्राटों को 1 से 3 तक 2 नंबर दिए गए थे। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि कोई भी पिता युद्ध में अपने बेटे या बेटी के साथ मुकाबला न करे। मुझे यकीन है कि अब आप तीनों समझ गए होंगे कि अंतिम चरण क्या है ना। जनरल वुकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, वे सम्राट से लड़ने जा रहे हैं, क्या यही उसका इशारा है? जिक ने आश्चर्यचकित होकर दक्ष से पूछा, लेकिन उनमें से कोई भी सम्राट को नहीं हरा सकता है ना। वे सम्राट को नहीं हरा सकते, हो सकता है कि वे हरा सके। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सम्राट कितना मजबूत या कमजोर है। डलिया के जीतने की संभावना सबसे अधिक है और जो भी उसके पिता के साथ मेल खाता है उसके हारने की संभावना सबसे अधिक है। दक्ष ने उत्तर दिया। अगर कोई नहीं जीता तो क्या होगा? विजेता का फैसला कैसे होगा? जविंग ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि सम्राट में से किसी को भी हारने की उम्मीद थी, इसलिए मुझे लगता है कि जीत का मापदंड उन्हें हराना नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। तो फिर रैंकिंग का मापदंड क्या है? जविंग ने उलझन में पूछा। मुझे लगता है कि यह वह है जो बिना हारे सम्राट के खिलाफ लंबे समय तक टिके रहने में कामयाब होता है। मुझे लगता है कि डार्क सोल संप्रदाय में मैं भी कुछ इसी तरह से गुजरा था। चुनौती देने वालों को ज्यादा मजबूत कठपुतली से लड़ना पड़ता था। जो सबसे लंबे समय तक टिके रहे उन्हें सबसे ज्यादा अंक मिले। शायद ये कुछ ऐसा ही होगा, दक्ष ने सोचा, या ये पूरी तरह से कुछ और हो सकता है। जब दक्ष ने अपनी धारणा के बारे में बात की तो जनरल वुकी ने नियमों के बारे में बात की। उनके अनुसार प्रत्येक सम्राट को इसके लिए पहले से तैयार 2 अंक दिए गए थे। तीनों उम्मीदवारों को उनके भाग्य के आधार पर एक नंबर मिला क्योंकि वे किस प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। अधिकांश दर्शकों को इसके पीछे के नियम और सूत्र बहुत आसान नहीं लगे, लेकिन अंत में जनरल वकी के संक्षिप्त उत्तर से सभी समझ गए। तो अंत में राजकुमार दलिया सम्राट में से लड़ेंगे, जीशान सम्राट डुलियांग से लड़ेंगे। जहां तक कियान की बात है, वह अपने पिता या ट्रिसिन के सम्राट से नहीं लड़ सकती क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह आरोप लगे कि किसी ने उसके साथ नरमी बरती, इसलिए उसका प्रतिद्वंदी किसी दूसरी दुनिया से आया मेहमान होगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जनरल वुकी के सामने एक द्वार खुला जिसमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। जनरल वुकी ने बताया, अंधेरी दुनिया के सम्राट सम्राट डोंग राजकुमारी की आनु से लड़ेंगे। प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा जीवित रहने के लिए युद्ध की अवधि ही विजेता का निर्धारण करेगी। बचने में कामयाब हो गए शब्दों का दिलचस्प चयन, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उन शब्दों से उसे लगा कि यह परीक्षण आंखों से दिखने वाले से कहीं ज्यादा था। मैं एक बात बताना भूल गया, ये लड़ाई मौत तक लड़ी जाएगी। एक प्रतिभागी आत्मसमर्पण कर सकता है लेकिन उसके बाद लड़ाई 60 सेकंड तक जारी रहेगी, इसलिए अपने आत्मर्पण का समय बिल्कुल सही से चुने। एक ऐसे हमले से ठीक पहले आत्मसमर्पण करना जो आपको मार सकता है, आपको नहीं बचाएगा और आप वास्तव में मर जाएंगे, इसलिए शुभकामनाएं। तो पहली लड़ाई होगी डू लियांग बनाम सम्राट में। जनरल वकी ने फिर से एम्पलीफायर स्टोन का इस्तेमाल किया जिससे अखाड़ा फिर से बदल गया। लावा का मैदान आखिरकार गायब हो गया क्योंकि पुराना मैदान अपने सामान्य
रूप में वापस आ गया। आखिरकार प्रतिभागियों को छोटे प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। अल्पविराम वे जमीन पर खड़े हो सकते थे। अल्पविराम 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 यह एक व्याख्या थी जहां लगभग सभी दर्शक नियमों को लेकर भ्रमित थे। उन्हें बस इतना पता था कि कौन लड़ रहा है और यह मौत की लड़ाई थी। दक्ष भी इस तरह की लड़ाई में दिलचस्पी रखता था। अगर यह वैसा ही था जैसा जनरल वुकी ने बताया था तो यह वाकई एक खतरनाक लड़ाई थी, क्योंकि सम्राटों को मारने का आदेश दिया गया था और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। जहां तक आत्मसमर्पण का सवाल है तो ये भी बिना देरी के संभव नहीं था, क्योंकि देरी के कारण उन्हें मार डाला गया। वह जीशान के बारे में कुछ हद तक चिंतित था। उसका दुश्मन सचमुच सबसे शक्तिशाली सम्राट था। उसे नहीं पता था कि जीशान के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे संदेह था कि क्या जीशान अब वास्तव में आत्मसमर्पण करेगा। वह अब अलग लग रहा था, वह बहुत कम भावुक था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे मौत की चिंता थी। दक्ष केवल यही उम्मीद कर सकता था कि यह बेवकूफ समय पर आत्मसमर्पण कर देगा। जनरल वुकी ने आदेश दिया, प्रथम प्रतिभागी राजकुमार डोलिया तुम मैदान में ही रहो, बाकी लोग वापस चले जाओ। कियान यू और जीशान पीछे हट गए जबकि सम्राट में आगे बढ़े और डलिया के सामने खड़े हो गए। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बर दूंगा और हो सकता है कि तुम 60 सेकंड भी जीवित न रह सको, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो। अपनी जान से मत खेलो। सम्राट मैंने डलिया को चेतावनी दी। वह गंभीर था। उसका पूरा प्रयास डलिया को मारने पर था। जितनी जल्दी वह डलिया को मारेगा जीशान के लिए यह उतना ही आसान होगा। इसका केवल एक ही नुकसान था, यदि वह लियांग पर बहुत कठोर होता तो उसके पिताजी शान को भी मार देते, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। भले ही जीशान मर गया तो क्या हुआ, उस स्थिति में उसका बेटा नहीं था, इसलिए उसे सावधान रहने की जरूरत नहीं थी। और डू लिया को मारने की कोशिश करके वह कुछ भी गलत नहीं कर रहा था। वह केवल नियमों के अनुसार चल रहा था। जब तक जीशान लंबे समय तक जीवित रहे, भले ही वह अंत में मर जाए, यह इसके लायक था। अब जो मायने रखता था वह जीत थी। मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे बारे में चिंतित होने की आवश्यकता है सम्राट मैन, इसके बजाय आप अपना ख्याल रखें। डू लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अति आत्मविश्वासी हो। मेरे हाथों मरने वाले ज्यादातर लोग भी अति आत्मविश्वासी थे। खैर, मैंने तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की, उसके बाद जो भी होगा वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। सम्राट मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सारी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। डू लियांग ने जवाब दिया। उसने जनरल वुकी की ओर देखा और पूछा, क्या हम शुरू कर सकते हैं? ठीक है, आप शुरू कर सकते हैं। अब जैसे ही जनरल वुकी ने घोषणा की, सम्राट में मुस्कुराए। डू लिया के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण अचानक बढ़ गया जो उसे घुटनों के बल नीचे गिरने पर मजबूर कर रहा था। बस इतना ही। डू लियांग ने सम्राट मैन की ओर देखते हुए पूछा। उसकी आंखें फिर से चमकने लगी। जैसे ही उसकी आंखें चमकी, डू ली आंख के आसपास का दबाव गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। यही तरकीब मुझ पर काम नहीं करेगी छोटे बच्चे। सम्राट मैन ने डू लिया की आंखों में देखना बंद कर दिया। इसके बजाय वह डू लिया की ओर उड़ने लगा। उसके चारों ओर क्यूई से बने हजारों तीर दिखाई दिए जो डलिया की ओर भी चले। उसके शरीर को हजारों बार छेदने के इरादे से तीर सम्राट मेंग से भी तेज गति से चल रहे थे, जो खुद जितनी तेजी से उड़ सकता था उड़ रहा था। पलक झपकते ही तीर धूली आग तक पहुंच गया। हालांकि तीर उसके आर पार हो गए तथा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मानो वह एक भ्रम था। हम सम्राट में ये देखकर हैरान रह गया कि जीशान ने क्या किया था। माया वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि उसके सामने खड़ा डलिया एक भ्रम था या असली। अगर वह असली था तो उसे मारा जाना चाहिए था, और अगर वह एक भ्रम था तो असली डुलिया कहाँ था? उसकी आत्मा की भावना पूरे क्षेत्र को कवर कर रही थी। उसकी आत्मा के अनुसार यह असली डलिया था, फिर उसे क्यों नहीं मारा गया? दक्ष भी खुश था। उसने भी अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल किया था। उसे भी यकीन था कि डू लियांग ने कोई भ्रम नहीं किया था। वह यहाँ सबको घेरने के लिए इतना बड़ा भ्रम नहीं कर सकता था, खास तौर पर खुद को। वह व्यक्ति असली था, लेकिन फिर भी उसे चोट नहीं लगी। क्या ये कोई कौशल था? अगर ऐसा था तो यह अच्छा था। उसे भी ऐसा ही कौशल चाहिए था। जुन, तुम्हारा अनुमान क्या है? उसने क्या इस्तेमाल किया? उसने जुन से पूछा। मुझे नहीं मालूम, जुन ने तुरंत जवाब दिया। क्या तुम्हें भी नहीं पता? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। वह जानकार थी और उसकी नजर भी अच्छी थी। अगर उसे नहीं पता तो वाकई कुछ गड़बड़ है। मैं कोई देवी तो नहीं हूँ जो सब कुछ जानती हो, है ना? जुन ने पूछा। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा कैसे किया। शायद ये कोई ऐसा कौशल है जिसमें स्थान और समय की समझ का थोड़ा उपयोग होता है। उसने आश्चर्य से पूछा। तो यह मेरी समय की तलवार जैसा कुछ है। मुझे याद है कि जब मुझ पर एक बार हमला हुआ था तो इसने मुझे जुआ के ऊर्जा विस्फोट से बचने में मदद करने के लिए समानांतर स्थान और समय में भेजा था। अगर यह कुछ ऐसा ही है तो ये समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कैसे? दक्ष ने फिर पूछा। समय की तलवार ऐसा कर सकती है क्योंकि यह एक ईश्वरीय हथियार है। ये ब्रह्मांड के सबसे मजबूत नियमों द्वारा बनाया गया है। डू लियांग अलग है, वह कोई स्वर्गीय योद्धा नहीं है, वह भी एक नश्वर है। उसके पास ये कैसे हो सकता है? दक्ष के लिए ये समझ में नहीं आया। डलिया के पास एक ऐसा कौशल है जो एक गॉड ग्रेड हथियार की क्षमता के समान था। ये सही है, हालांकि यह मेरी धारणा है, वास्तविकता कुछ और ही हो सकती है। जुन ने उत्तर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि उसने अंतरिक्ष के
नियम को भी समझ लिया है। दक्ष ने फिर पूछा, मेरे पास भी अंतरिक्ष का नियम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा करके लिए आपको न केवल स्थान के नियम की समझ की आवश्यकता है, बल्कि समय के नियम की समझ की भी आवश्यकता है। शून्य ने समझाया, तो उसके पास 2 सर्वोच्च कानून है। कैसे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं हर किसी के मन को पढ़ सकता हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कौन से नियम जानता है और कौन से नहीं? मैं तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारा मन भी नहीं पढ़ सकता। अपना उत्तर पाने के लिए तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह उन नियमों का निश्चित कोश इस्तेमाल नहीं कर लेता, या फिर तुम खुद जाकर उससे पूछ सकते हो। जुन ने सभी सवालों से परेशान होकर कहा, ओ हाँ, एक और संभावना है। उसने कहा, क्या संभावना है? दक्ष ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे एक प्राचीन कौशल मिला है जो उसे ऐसा करने में मदद कर सकता है। ऐसे प्राचीन साधक थे जो कुछ हद तक नियमों को समझते थे। शायद किसी ने अंतरिक्ष और समय दोनों को थोड़ा बहुत समझा हो। अगर उस व्यक्ति ने अपनी समझ को एक किताब में लिख दिया और इसे एक ऐसा कौशल बना दिया जिसे मनुष्य समझ सके, तो यह इसे समझा सकता है। जुन ने उत्तर दिया, दिलचस्प है। किसी भी मामले में ये डुलियांग हर गुजरते सेकंड के साथ और अधिक खतरनाक साबित हो रहा है। उसके अपरंपर कौशल वास्तव में परेशानी पैदा कर सकते हैं। दक्ष ने अपनी ठड्डी को रगड़ते हुए कहा, और अगर वह इतना अपरंपर है तो उसके पिता कितने अपरंपर होंगे? क्या मैंने सम्राटों को कम करके आंका? उसे लग रहा था कि वह इन लोगों के खिलाफ जा रहा है। सिर्फ उनके ही नहीं, उसके दिमाग में ये भी था कि वह हर उस व्यक्ति से लड़ेगा जिससे वह मिलेगा। इसलिए वह हमेशा उन कौशलों का मुकाबला करने के तरीके सोचने की कोशिश करता था जो उसे नजर आते थे। भले ही डुलियांग इन कौशलों का उपयोग उस पर नहीं कर रहा था, उसके दिमाग में दक्षी सम्राट मेन के बजाय डुलिया के साथ लड़ाई लड़ रहा था। इसके साथ ही वह दक्ष के बजाय सम्राट मेन के खिलाफ भी लड़ रहा था। जब उसने डुलिया को इस अजीब कौशल का उपयोग करते देखा तो उसका मन उलझन में पड़ गया। सम्राट में ही वह व्यक्ति था जो वास्तव में लियांग से लड़ रहा था, और वह और भी अधिक उलझन में था। आखिर लियांग ने कौन सा कौशल इस्तेमाल किया? जब उस पर हमला हुआ तो वह एक भ्रम की तरह क्यों दिख रहा था? ठीक है, मेरा हमला स्वीकार करो। वह डुलिया के पास पहुंचकर दहाड़ा और डुलिया की छाती की ओर मुक्का मारा। हम जैसे ही उसकी मुट्ठी डुलिया के पास पहुंची, वह डुलिया के शरीर से भी ऐसे गुजर गई जैसे वह आदमी अस्तित्व में ही ना हो। क्या? वह डुलियांग के पीछे खड़ा रहा और लगातार हमला करता रहा, लेकिन डुलियांग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। डुलियांग बस हाथ जोड़कर शांति से खड़ा रहा और धीरे धीरे पीछे मुड़ा और चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ सम्राट को देखता रहा। उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी, जिसे सम्राट ने देखने से परहेज किया। क्या बकवास है? क्या तुम सचमुच एक भ्रम हो? कायरों की तरह छिपना बंद करो और अपना असली रूप दिखाओ। 1 मिनट से अधिक समय तक लगातार हमला करने के बावजूद लियांग पर एक बार भी प्रहार न करने पर सम्राट ने हार मान ली। यह कोई हुनर नहीं हो सकता। कोई भी हुनर इतने लंबे समय तक कारगर नहीं होता। यह शायद एक भ्रम था, लेकिन असली डुलिया कहाँ है? यही तो उसे आश्चर्य था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह उसे ढूंढ नहीं पाया। यह मैदान इतना बड़ा नहीं था। उसकी आध्यात्मिक समझ ने आसानी से पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे केवल एक डुलियांग ही दिखाई दिया। ये वही था जो उसके सामने खड़ा था। क्या तुम अपने बेटे जैसी ही नहीं हो? डुलियांग ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। तुम उसकी हरकतों से शर्मिंदा लग रही थी, लेकिन तुम भी वही कर रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? सम्राट मैंने गुस्से में पूछा। क्या इस आदमी का मतलब यह था कि वह खुद को शर्मिंदा कर रहा था? जैसा कि मैंने कहा, आपके बेटे ने भी यही किया। जब उसे पता चला कि वह कियांग यू से हारने वाला है तो उसने उससे कहा कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल न करके एक मर्द की तरह लड़े। क्या आप मुझसे भी यही नहीं पूछ रहे हैं? अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल न करके मुझे हरा देने के लिए? डुलियांग ने पूछा। वैसे भी मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करता। मुझे भी छिपना पसंद नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरे पिता ने मुझसे वादा किया था कि मैं वास्तव में तुमसे नहीं लड़ूंगा। वह बिना किसी कारण के चिंतित है। खैर, चूंकि मैंने अपने बूढ़े पिता से वादा किया था, इसलिए मैं उनकी बात मानूंगा, भले ही इसका मतलब ये हो कि मैं सम्राट में से एक के खिलाफ दिल खोलकर लड़ने का अवसर खो दूंगा। उसने कहा, काय तुमने मेरी तुलना मेरे बेटे से करने की हिम्मत कैसे की? तुम मुझसे नहीं लड़ रहे हो और केवल छिप रहे हो। इसके विपरीत वह लड़की खुलेआम लड़ रही थी। अपने खोल में छिपना बंद करो। सम्राट ने अड़ते हुए फिर से हमला किया, लेकिन हमला विफल रहा। लियांग, लड़ाई के 5 मिनट खत्म हो गए हैं, अब वापस आने का समय है। डुलियांग शांति से खड़ा होकर सम्राट में के निरर्थक संघर्ष को देख रहा था। तभी उसने एक आवाज सुनी। वह आवाज उसके पिता की थी। ठीक है, मुझे लगता है कि इसे खत्म करने का समय आ गया है। काश मैं वास्तव में लड़ पाता। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। डुलियांग ने अपना दाहिना हाथ उठाने से पहले सम्राट में से कहा। उन्होंने घोषणा की, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। घोषणा करने के बाद वह 60 सेकंड प्रतीक्षा करने लगा, जिसमें सम्राट मिंग ने सभी संभव हमले किए। दुर्भाग्य से कोई भी हमला उस पर नहीं हुआ। ठीक है, लड़ाई खत्म हो गई है, रुको। दलिया के आत्मसमर्पण के 60 सेकंड बाद जनरल वुकी ने युद्ध रोकने का आदेश दिया। सम्राट में ने थककर हमला करना बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। इन
6 मिनटों में उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन एक भी वार उसके दुश्मन नहीं हुआ। पहली लड़ाई खत्म हो गई है। प्रिंस डू लियांग 6 मिनट तक टिके रहे। अगर कोई अन्य उम्मीदवार 6 मिनट से अधिक समय तक नहीं टिकता है तो विजेता शीर्ष रैंक वाले प्रिंस डू लियांग होंगे। जनरल वुकी ने विजेता की घोषणा की और फिर डू लियांग और सम्राट मेन को वापस जाने को कहा। सम्राट मेन ने डू लियांग को जाते हुए देखा। 1 मिनट रुको, उसने पुकारा। डू लियांग पीछे मुड़ते ही रुक गया। क्या तुम जाने से पहले मुझे एक बात बता सकते हो, मैं तुम्हें क्यों नहीं मार पाया? क्या तुमने कोई कौशल इस्तेमाल किया था या जिस पर मैं हमला कर रहा था वह तुम्हारा भ्रम था? और अगर यह भ्रम था तो यह मेरी आध्यात्मिक समझ को धोखा देने के लिए इतना यथार्थवादी क्यों था? और तुम्हारा असली शरीर कहाँ छिपा था? सम्राट में ने अपनी जिज्ञासा को हल करने की कोशिश करते हुए पूछा। उसे नहीं लगता था कि उत्तर के बिना वह चैन से सो सकेगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। मेरे पिता ने मुझसे वादा किया था कि मैं इस रहस्य को कभी उजागर नहीं करूंगा। डू लियांग ने गंभीरता से उत्तर दिया और फिर वह मुड़ा और चला गया। वह अपने पिता के पास वापस आया और उनके पास बैठ गया। अच्छा काम किया मेरे बेटे, सम्राट डू ने अपने बेटे से कहा। हम डू लियांग ने अपनी आंखें घुमाए और कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम इस बात से नाराज हो कि मैंने तुम्हें युद्ध में पूरी ताकत से लड़ने नहीं दिया? इसके पीछे मेरा एक कारण था। कृपया अपने इस पिता को माफ कर दो। सम्राट डू ने अपने बेटे से माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, सिर्फ इस बार, लेकिन तुम्हें मेरे खिलाफ लड़ना होगा और मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। डलिया ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा। इस सम्राट डू को झिझक महसूस हुई, लेकिन अंततः वह सहमत हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे खिलाफ लड़ाई में ज्यादा कठोर मत बनो। मुझे एक बात बताओ, डू लियांग ने अपने पिता से पूछा। आपने मुझे 5 मिनट बाद ही आत्मसमर्पण करने के लिए क्यों कहा? मैं और अधिक समय तक टिक सकता था, तो सिर्फ 5 मिनट क्यों? क्योंकि 5 मिनट का समय काफी है। मैं जीशान को हराने में इतना समय नहीं लगाऊंगा। लड़ाई को और लंबा खींचना बेकार था। 5 मिनट पहले से ही बहुत लंबे हैं। कियान यू 3 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। जहां तक जीशान की बात है तो उसका प्रतिद्वंदी मैं हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं देखूंगा कि आपकी धारणा कितनी सटीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप उन्हें कम आंक रहे हैं। जीशान अलग है। मुझे नहीं पता कि उसमें ऐसा क्या है, लेकिन उससे सावधान रहना। मुझे उससे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कि वह सामान्य नहीं है। मुझे जो महसूस हुआ उसके अनुसार वह कम से कम बाकी 2 लोगों से ज्यादा खतरनाक है। डू लियांग ने अपने पिता से कहा, उन्हें लापरवाह होने के बारे में चेतावनी देते हुए। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। सम्राट मेन ने कहा। दक्ष अभी भी अपने विचारों में खोया हुआ था। उसने विस्थापन क्षमता के बारे में जो कुछ देखा वह चौंकाने वाला था। उसे उसमें कोई कमजोरी नजर नहीं आई। वह अभी भी सोच रहा था कि अगर कभी उसे इस क्षमता का सामना करना पड़ा तो वह उसका मुकाबला कैसे कर सकेगा। कियान यू के बिना दूसरी लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन दक्ष लड़ाई में शामिल नहीं था। इसके बजाय वह अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि डूलिया के कौशल का मुकाबला कैसे किया जाए। भले ही मैं केवल अनुमान लगा रहा हूं, मेरा मानना है कि उसने स्थानिक विस्थापन का उपयोग किया है। समय की तलवार भी इसका उपयोग करती है। शायद मैं उसका मुकाबला करने के लिए समय की तलवार का उपयोग कर सकता हूं। सामान्य हमले बेकार हैं, लेकिन एक गॉड ग्रेड तलवार जो स्थान और समय को काट सकती है उपयोगी हो सकती है। बहुत दिनों के बाद ही वह आखिरकार कुछ सोच पाया। यह एक विचार था जो उसके दिमाग में आया था। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान था, लेकिन ये समझ में आता था। वैसे भी उसके पास यही एक विकल्प था। अगर यह काम नहीं करता तो उसे नहीं पता था कि क्या करना है। जुन, क्या तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा? उसने जुन से उसकी राय पूछी। हो सकता है या शायद ना भी हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम समय की तलवार का इस्तेमाल नहीं करोगे। डू लियांग से मत लड़ो, तुम्हारा उससे कोई रिश्ता या दुश्मनी नहीं है। तुम्हें वैसे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जून ने जवाब दिया। सच है, लेकिन हर स्थिति के लिए तैयार रहना बेहतर है। दक्ष ने जवाब दिया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। कियान यू और दूसरे सम्राट के बीच लड़ाई भी जल्द ही खत्म हो गई। यह भी ज्यादा देर तक नहीं चली। कियान यू को आत्मसमर्पण करने की जरूरत महसूस हुई। जब सिर्फ 3 मिनट ही बीते थे, वह लड़ाई खत्म होने से पहले अगले 1 मिनट तक भी जीवित रही। अब वह सूची में दूसरे स्थान पर थी। पहले स्थान पर डुलैंग थी जिसने 6 मिनट का समय लिया था। दूसरे स्थान पर कियान यू थी जिसने 4 मिनट का समय लिया था। राजकुमारी की 4 मिनट तक टिकी रही। राजकुमार दलिया अभी भी आगे चल रहे हैं। अगर जीशान 6 मिनट के भीतर हार जाते हैं या मारे जाते हैं तो राजकुमार दलिया फेंगशू की दुनिया के लिए ये जीत हासिल कर लेंगे। अगर जीशान लंबे समय तक टिके रहते तो वे जीत जाते, लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले हम दोनों पक्षों को रणनीति बनाने के लिए 3 मिनट का समय देंगे। जनरल वुकी ने घोषणा की। दोनों तरफ देखते हुए उसने कहा, टडू और जीशान कृपया 3 मिनट बाद अखाड़े में आइए। हालांकि उन्होंने रणनीति बनाने के लिए 3 मिनट का समय दिया था, लेकिन फेंगशू के पक्ष ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। वे सभी आश्वस्त थे कि सम्राट डू 5 मिनट से पहले ही युद्ध समाप्त कर देंगे। दूसरे पक्ष ने भी ज्यादा बातचीत नहीं की। सम्राट में ने जीशान से केवल एक ही बात कही, तुम्हें किसी भी कीमत पर
जीतना होगा, तुम्हें आत्मसमर्पण करने की अनुमति नहीं है, समझे। जीशान ने बिना किसी भावना के प्रश्न के उत्तर में सिर हिला दिया। यद्यपि सम्राट को आशा थी कि उनका पक्ष जीत सकता है, परंतु उनके पुत्रों को ऐसा नहीं लगता था। इतनी बातें करने से क्या फायदा, ऐसा नहीं है कि कोई उसके आत्मसमर्पण का इंतजार करेगा, वह अपने प्रतिद्वंदी द्वारा कुछ ही सेकंड में मारा जाएगा। मेन कियान ने सोचा, यहाँ तक कि अन्य राजकुमारों को भी लगा कि उनके पक्ष को जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। 3 मिनट खत्म हो गए हैं, मंच पर आ जाओ। सम्राट डू और जीशान एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े थे, वे युद्ध के लिए तैयार थे। दक्ष भी इस लड़ाई के लिए सीधा बैठा था। आखिरकार इसमें उसका पुराना दोस्त शामिल था। वह जीशान के लिए चिंतित था। वह उम्मीद कर रहा था कि जीशान हार जाएगा और मारा नहीं जाएगा, या वह कम से कम 6 मिनट से ज्यादा टिकेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लड़ाई खत्म हो जाएगी और वह जीत जाएगा। दक्ष के लिए कोई भी नतीजा बेहतर था जब तक कि उसका अंत जीशान की मौत से ना हो। यहाँ तक कि जीकी भी जीशान के लिए चिंतित थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, वह आपके दुश्मनों के लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहा है। आपने उसे सम्राट से बहुत दूर उसकी प्रेमिका के साथ छोड़ दिया, वह इन सब में कैसे शामिल हो गया। जक्विन ने भौं सिकोड़ते हुए पूछा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, दक्ष ने भौं सिकोड़ना में था। ये सब कैसे हुआ। वह जीशान के साथ अकेले में कुछ समय बिताना चाहता था ताकि उसे जवाब मिल सके, लेकिन उसे वह भी नहीं मिल रहा था। जीशान और सम्राट डू के बीच युद्ध की घोषणा की गई और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, जीशान सम्राट डू की ओर दौड़ा, उसे मारने की कोशिश की। तुम बहुत भोले हो छोटे बच्चे, सम्राट डू ने हंसते हुए आलस से मुक्का मारा। उसने लड़ाई को गंभीरता से लेने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसके पास अभी भी 5 मिनट थे। सम्राट डू और जीशान की मुठिया आपस में टकरा गई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों को एक कदम पीछे धकेल दिया गया। हम सम्राट डू उस ताकत को देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसे और भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने कुछ और देख। उसने भोसड़ते हुए सम्राट में की ओर देखा। सम्राट मेन, क्या आप इसके बारे में जानते थे? आप जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ लाए हैं जो एक अंधेरी आत्मा से ग्रस्त है। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह जीत सकते हैं? सम्राट डू ने चौंक हुए पूछा। अंधेरा आत्मा? क्या उस पर डार्क स्पिरिट का साया है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे धोखा दे रहे हैं? बेशर्म कमीनों, जब लोगों ने डार्क स्पिरिट के बारे में सुना तो भीड़ में कोलाहल मच गया, यहाँ तक कि साथ ही सम्राट भी दंग रह गए। उस पर एक अंधेरी आत्मा का साया है और हम इस बात को नोटिस भी नहीं कर पाए। कितनी दिलचस्प बात है, ये वाकई एक उच्च स्तरीय अंधेरी आत्मा होगी। ट्रिसिन के सम्राट ने बड़बड़ा हुए कहा। ये समझ में आता है, डार्क स्पिरिट्स को खोजना मुश्किल है जब वे साधकों के अंदर छिपे होते हैं, खासकर अगर वे मजबूत हो। मुझे आश्चर्य नहीं है कि हम इसे नहीं ढूंढ पाए, यहाँ तक कि सम्राट ने भी शायद इसे जीशान को छूने के बाद ही पाया होगा। सम्राट कियान ने शांति से कहा। तो इसीलिए मुझे उस आदमी को देखकर अजीब सा एहसास हुआ। डार्क स्पिरिट डू लियांग ने अपनी हड्डी को रगड़ा और आखिरकार उसे जवाब मिल गया। वह लंबे समय से उलझन में था कि उसे जीशान क्यों खतरनाक लग रहा था। अंधेरी आत्मा वह क्या है? हर कोई इतना हैरान क्यों है? दूसरे राजकुमार मेन कियान ने अपने बड़े भाई से पूछा। उसे समझ में नहीं आया अब हर कोई इतना हैरान क्यों था। अंधेरी आत्मा वाकई इतनी डरावनी थी? तीसरे राजकुमार मेन होलिंग ने भी उत्तर के लिए अपने भाई की ओर देखा। वास्तव में काली आत्माएं बहुत दुर्लभ है, मुझे लगता है कि इसीलिए हर कोई इतना डरा हुआ है। क्राउन प्रिंस ने अपने छोटे भाइयों को जवाब दिया। लेकिन वे क्या है? क्या वे दुष्ट आत्माओं के समान है? मेन होलिंग ने पूछा। समय दक्ष भी जन से यही सवाल पूछ रहा था, वह भी उलझन में लग रहा था। नहीं, वास्तव में नहीं, डार्क स्पिरिट्स तो और भी दुर्लभ है, जुन ने उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, कुछ मामलों में डार्क स्पिरिट्स और इविल स्पिरिट्स दोनों एक जैसे ही हैं। वे दोनों ही ऐसे साधकों की असाधारण नकारात्मक भावनाओं से अस्तित्व में आए जिन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। हालांकि यह केवल एक धारणा है, कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि आत्मा बनने के लिए क्या मापदंड है। ये प्रश्न लाखों वर्षों से विद्वानों को परेशान कर रहा है। आत्मा बनने और निर्वाण से पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करने के बीच क्या अंतर है? खैर, इसे अलग रखें। बुरी आत्माएं और अंधेरी आत्माएं दोनों एक ही तरह से दिखाई देती है, उन्होंने आगे कहा। तो फिर दोनों में क्या अंतर है? दक्ष ने पूछा। मैंने अपनी आत्मा तलवार के लिए जिस आत्मा का इस्तेमाल किया, क्या वह एक दुष्ट आत्मा या एक काली आत्मा थी? यह जानने के लिए आपको अंतर को समझना होगा। डार्क स्पिरिट्स वे हैं जो जीवित रहने के समय से ही अपनी शक्तियों को साथ लेकर चलती है। बुरी आत्माएं ऐसा नहीं करती है, जुन ने उत्तर दिया। आगे समझाने के लिए, अगर कोई बुरी आत्मा किसी पर कब्जा कर लेती है तो वह मृत्यु से पहले की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती। इसलिए यदि कोई स्वर्ग क्षेत्र साधक मर जाता है, दुष्ट आत्मा बन जाता है और पृथ्वी क्षेत्र साधक के शरीर पर कब्जा कर लेता है, तो वह केवल पृथ्वी क्षेत्र साधक की शक्ति का ही उपयोग कर सकता है। दूसरी ओर, यदि कोई स्वर्ग क्षेत्र साधक मर जाता है, अंधकार में आत्मा बन जाता है और पृथ्वी क्षेत्र साधक के शरीर पर कब्जा कर लेता है। जून ने यहाँ तक तो बात की, लेकिन अब दक्ष अपनी बात पूरी कर पाए। तो फिर नए शरीर में स्वर्ग क्षेत्र की साधना न होने के बावजूद क्या वह अभी भी स्वर्ग क्षेत्र की शक्ति का उपयोग कर सकता है? उसने पूछा। ये सही है, जून ने उत्तर दिया। आपने अपनी आत्मा
आत्मा तलवार के लिए जिस आत्मा का उपयोग किया था वह भी एक शरीर धारण कर रही थी, लेकिन वह अपनी पुरानी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए यह एक दुष्ट आत्मा थी। इसका मतलब है कि जीशान पर भूत सवार है, इसलिए वह इतना अलग था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, उस पर किसने भूत सवार की? दक्ष ने असमंजस में बड़बड़ाई। अब ये बात समझ में आई, जीशान इतना अलग कैसे हो सकता था? ऐसा इसलिए था क्योंकि वह खुद नहीं था। उसकी मूल आत्मा का क्या हुआ? उसका क्या हुआ? मुझे मत बताओ कि वह मर चुका है। उसने पूछा। नहीं, वह मरा नहीं है। जब काली आत्माएं किसी पर कब्जा कर लेती है तो उनकी आत्माएं सो जाती है, क्योंकि वे पूरी तरह से ताकत और शरीर पर कब्जा नहीं कर लेती है, वे अपनी ताकत अपने साथ लेकर चलती है। अगर वह कोई दुष्ट आत्मा होती तो जीशान की आत्मा अब तक नष्ट हो चुकी होती। जुन ने जवाब दिया। तो मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? मुझे उस डार्क स्पिरिट को उससे बाहर निकालने का कोई तरीका बताओ। दक्ष ने जून से पूछा। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्या? तुमने नहीं देखा जो भी वह डार्क स्पिरिट है वह उस संत क्षेत्र सम्राट से मुकाबला करने में सक्षम था। इसका मतलब है कि यह डार्क स्पिरिट है जो पहले एक संत क्षेत्र सम्राट था। तुम एक संत क्षेत्र सम्राट से ठीक से लड़ने के लिए भी बहुत कमजोर हो, एक संत क्षेत्र साधक से तो बिल्कुल भी नहीं जो किसी पर कब्जा कर रहा है। जुन ने आह भरते हुए उत्तर दिया। मुझे मत बताओ कि यही एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। दक्ष ने जून से कहा। मुझे पता है कि तुम भावुक हो, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि तुमने इतने लंबे समय तक तलवार इस्तेमाल किया है। ऐसा मत करो, अब तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है, बस हार मान लो और उसके बारे में भूल जाओ। जुन ने जवाब दिया। रुको, मुझे याद है कि मैंने दुष्ट आत्मा को कैसे हराया था। यह मेरे रक्त के कारण था, यह वही होना चाहिए। नहीं, वह दुष्ट आत्मा बहुत कमजोर थी और उसमें कोई ताकत नहीं थी। यह डार्क स्पिरिट बहुत अलग है। तुम कुछ भी करने की कोशिश करके भी मूर्ख ही कहलाओगे। डार्क स्पिरिट के खिलाफ अपने वंश का इस्तेमाल करने का एकमात्र तरीका है उस डार्क स्पिरिट को शरीर से बाहर आने के लिए मजबूर करना, और वह तभी बाहर आएगी जब वह चाहेगी। जुन ने जवाब दिया। जबरदस्ती या बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है उसके शरीर को आधा काट देना। मैं ये भी नहीं सोचता कि तुम अपनी ताकत के आधार पर ऐसा कर सकते हो या नहीं, लेकिन क्या तुम अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर ऐसा कर सकते हो? से आधा काटने का मतलब है जीशान को हमेशा के लिए मार डालना। इससे पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। कम से कम उसकी आत्मा अभी भी सुरक्षित है। तुम अपनी योजनाओं से उसे और भी मार डालोगे। कुछ भी करने की कोशिश मत करो। जुन ने कहा। कुछ मत करो? दक्ष ने जीशान को घूरते हुए कहा। अब उसे समझ में आ गया, लेकिन क्या वह वाकई इतना कमजोर था कि वह उसे बचाने के लिए अभी कुछ नहीं कर सकता था? जीशान की लड़ाई शुरू हो गई थी और उसने सीधे सम्राट डू पर हमला करने का फैसला किया था, जिसे बाद में पता चला कि जीशान पर एक अंधेरी आत्मा का साया था। उन्होंने युद्ध जीतने के लिए इस तरह की योजना बनाने के लिए सम्राट मेन को सीधे तौर पर दोषी ठहराया। भीड़ में लगभग सभी लोग सम्राट मेन को धोखेबाज कहने लगे थे। युवाओं की लड़ाई में वह किसी डार्क स्पिरिट वाले को लेकर आया। धोखेबाज, उन्हें बाहर फेंक दो। बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ साजिश रचने की? भीड़ पागल हो रही थी। अन्य सम्राट भी खड़े होकर भोग सिकुड़ागाने तक सबका सवाल है तो वे चिल्ला रहे थे और मुझे धोखेबाज कह रहे थे। मैंने कैसे धोखा दिया? सम्राट मेंग ने भीड़ की ओर देखते हुए पूछा। आपने एक ऐसे व्यक्ति को युद्ध में लाने के लिए चुना जिसके पास एक डार्क सोल है और वह आपके लिए जीतेगा। यह अन्य उम्मीदवारों के लिए अनुचित था। ये धोखा है। सम्राट कियान ने कहा। ओह, क्योंकि यह अन्य उम्मीदवारों के लिए अनुचित था? क्या यह धोखाधड़ी है? क्या यह अनुचित नहीं था? आपकी बेटी को एक ऐसा क्षेत्र और विषय मिला जो उसके लिए फायदेमंद था। क्या यह मेरे बेटे के लिए अनुचित नहीं था? सम्राट मेंग ने पूछा। अपने पिता को आखिरकार यह मुद्दा उठाते हुए सुनकर मेंग कियान खुश महसूस कर रहा था। आखिरकार उसके पिता ने स्वीकार किया कि वह एक अनुचित लड़ाई हार गया। यह अनुचित नहीं था, यह वे नियम थे जो हमने तय किए थे। ये सौभाग्य था कि यह आपके बेटे के लिए अनुचित था और मेरी बेटी के लिए नहीं। सम्राट कियान ने कहा। ओह, मुझे पता है कि यह नियम था, इसलिए यह उचित था। भले ही मेरा बेटा नुकसान में था, इसलिए मैंने शिकायत नहीं की। नियम नियम है, भले ही ये किसी को नुकसान में डालता हो। मुझे खुशी है कि आपने इसे स्वीकार किया। सम्राट में ने कहा जैसे कि वह जीत गया हो। अब मुझे बताओ कि किस नियम के अनुसार मैंने धोखाधड़ी की? उन्होंने पूछा। नियमों के अनुसार प्रतिभागी युवा होना चाहिए। जीशान शरीर और हड्डियों से युवा है। भले ही कोई आत्मा उस पर कब्जा कर रही हो, लेकिन इससे वह बुरा नहीं हो जाता। उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सम्राट कियान, वह सही है। भले ही उसके लिए ऐसा करना शर्मनाक है, लेकिन यह नियमों का उल्लंघन नहीं है। हमने डार्क स्पिरिट्स के बारे में कोई नियम नहीं बनाए थे। हमें नियम बनाते समय खामियों के बारे में सोचना चाहिए था। वह सही है, ये धड़ी नहीं है। सम्राट मेन का स्पष्टीकरण सुनकर सम्राट, जिसने सम्राट कियान की बेटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ने अपना समर्थन दिखाया। वह इस दुनिया से नहीं था, इसी तरह वह सम्राट मेन की दुनिया से भी नहीं था। वह एक तटस्थ दुनिया से था जिसके उम्मीदवार पहले ही हार चुके थे, इसलिए उसके पास धोखा देने का कोई उद्देश्य नहीं था। कोई भी जीते उसकी दुनिया के संसाधन निकाले जाने वाले थे, इसलिए वही ईमानदार था। कोई नियम नहीं तोड़ा। ये सही है, हम इसे केवल
योद्धा भावना के विरुद्ध और बेशर्मी की रणनीति कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे द्वारा पहले से तय किए गए नियमों के विरुद्ध नहीं है और अब हम बीच में नियम नहीं बदल सकते। ये लड़ाई नियमों के अनुसार निष्पक्ष है, ये होनी ही चाहिए। ट्रिसिन के सम्राट ने अंततः सहमति जताते हुए कहा। गहराई से सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह कितनी बढ़िया योजना थी। सम्राट में सचमुच षड्यंत्र रच रहा था। बिल्कुल, इसलिए इस लड़ाई में देरी करना बंद करो। अब जब तुम्हें लगता है कि तुम हार जाओगे तो लड़ाई मत रोको। जब मुझे लगा कि मैं हार जाऊंगा तो मैंने धोखा नहीं किया, सम्राट में ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर जीशान जीत जाता है या लंबे समय तक टिकता है, वह जीत जाता है। लड़ाई शुरू करो। खिलखिलाते हुए सम्राट आराम से बैठ गया। अन्य सम्राट भी इस योजना से परेशान थे, लेकिन ये कानून के खिलाफ नहीं था, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे सब भी बैठते ही वापस चले गए। तो क्या हुआ? अगर तुम एक डार्क स्पिरिट हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं है, सम्राट डू ने जीशान को घूरते हुए कहा। आराम से जाओ। हाँ, सम्राट डू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यदि तुम सोचते हो कि तुम उसके साथ नरमी से पेश आ रहे थे तो तुम बहुत भोले हो। दोबारा सोचो, वह तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा था, सम्राट मिंग ने हंसते हुए कहा। वह बहुत खुश था। उन्होंने मूल रूप से युद्ध जीत लिया था, उन्होंने लड़ाई जीत ली थी और 20 दुनिया के संसाधनों को लेने का अधिकार भी। उसके साम्राज्य की ताकत में बहुत वृद्धि होने वाली थी। इन सभी संसाधनों के साथ वे सबसे बड़े और सबसे मजबूत साम्राज्य बनने जा रहे थे। वह पहले से ही आगे के महान भविष्य को देख सकता था, जिससे वह बेकाबू होकर हंसने लगा। उसे अभी भी वह दिन याद है जब ये सब शुरू हुआ था। एक दिन उसने अपने मेन कबीले के पूर्वज की काली आत्मा को उनकी कब्र में पाया। वह काली आत्मा वहीं फंसी हुई थी। संयोगवश यह उसी दिन हुआ जब उसके आदमियों ने दक्ष और जीशान को उनके चित्रों से ढूंढने की कोशिश शुरू की थी। जीशान को एस्टेरिया साम्राज्य की सीमा पर एक छोटे शहर में पाया गया, जहां वह एक लड़की के साथ रह रही थी और उसकी देखभाल कर रही थी। उसे पकड़ने आए सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प में महिला की मौत हो गई और जीशान घायल हो गया। महिला के पास अपनी विशेष काया के कारण भाग्य की शक्ति थी। जिसने भी उसे मारने की कोशिश की उसे नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन क्योंकि इस बार कोई भी उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था और वह जीशान को मारने के प्रयास में एक दुर्घटना के कारण मर गई, इसलिए उसकी विशेष काया ने काम नहीं किया। महिला की हत्या जीशान की आंखों के सामने ही कर दी गई। जीशान को पकड़ लिया गया और वापस साम्राज्य में ले जाकर सम्राट में के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्राट में ने जीशान को दक्ष का ठिकाना बताने के लिए मजबूर करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जीशान ने अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया। किसी भी हालत में वह लड़की को मारने वाले लोगों की मदद नहीं करने वाला था। उसे सहयोग न करते देख सम्राट ने अपनी दूसरी तरकीबें आजमाई। उसने कब्र में पाई गई पत्रिक आत्मा को जीशान पर कब्जा करने दिया और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। यह एक तीर से 2 पत्थरों पर वार कर रहा था। उसके शरीर पर कब्जा हो जाने के बाद जीशान की सारी यादें उजागर होने वाली थी। इसके अलावा जीशान युवा था। मेन कबीले के पूर्वज दुनिया के परीक्षणों में भाग ले सकते थे जिससे वे जीत सकते थे। दुर्भाग्य से जीशान की याददाश्त काम नहीं आए। उसे बस इतना पता था कि दक्ष रॉयल सिटी में आ रहा है। ये पहले से ही पता था कि दक्ष यहाँ है, इसलिए इससे कोई मदद नहीं मिली। जहाँ तक दक्ष के सटीक ठिकाने की बात है, वह अज्ञात था। यह माना गया कि दक्ष का पता चलने के बाद वह साम्राज्य से भाग चुका था। सम्राट मेन मन ही मन हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। सम्राट डू भले ही ताकतवर हो, लेकिन अब वह किसी बच्चे से नहीं लड़ रहा था, वह मेन कबीले के पूर्वज से लड़ रहा था जिसके पास भी संत दायरे की ताकत थी। इतना ही नहीं, अपनी मृत्यु से पहले ही पूर्वज संत दायरे के शिखर पर थे, इसलिए वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे। मेन कबीले के पूर्वज की मृत्यु हो गई थी जब वह अमर दुनिया में जाने के लिए अगले क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से उसी समय किसी षड्यंत्र का दुष्ट ने उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पूर्वज में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अधूरी इच्छा और क्रोध के नकारात्मक विचारों के कारण एक अंधकार में आत्मा बन गए। दुर्भाग्य से एक डार्क स्पिरिट होने के बावजूद वह उस दिन तक खुद को फंसा हुआ पाता था जब तक कि उसके वंशज जो वर्तमान सम्राट मेन थे ने उसे नहीं ढूंढ लिया। चलो फिर से शुरू करते हैं। भले ही तुम एक डार्क स्पिरिट हो, मैं तुम्हें जड़ से खत्म कर दूंगा। तुम पिछले 1 हफ्ते के प्राणी हो और अब इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हो, सम्राट डू ने कहा और इस बार जीशान पर फिर से हमला किया बिना किसी हिचकिचाहट के। अब जब वह जानता था कि जीशान के पास एक संत क्षेत्र के साधक की एक डार्क आत्मा है तो उसे आसानी से जाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, वह आसानी से जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उन्होंने सीधे अपना सेंट ग्रेड हथियार निकाला जो यहाँ उपस्थित किसी भी सम्राट के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे हथियार का इस्तेमाल करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। यह नियमों के विरुद्ध भी नहीं था, उन्होंने सम्राट में से कहा। सम्राट मेंग ने जवाब में केवल मुस्कुराया। क्या यही है अधिकतर मख रहने वाले? जीशान ने अंततः अपने होंठ खोले और सम्राट डू के हथियार को देखा। मेरे पास भी एक है, जीशान ने धीरे से अपना हाथ हिलाते हुए कहा। जीशान के हाथ में एक हथियार दिखाई दिया जो चांदी के निशानों वाला एक काले
रंग का दरांती जैसा लग रहा था, एक सनब्रेड हथियार। सम्राट मेन, क्या आपने उसे अपना हथियार दिया? सम्राटों में से एक ने सम्राट में से पूछा, क्योंकि उसने जीशान के हाथ में हथियार देखा था। मैंने उसे दिया नहीं, यह वह हथियार है जो मेरे जन्म से पहले ही उसका था। उसने सिल्वर शटरिंग्स का इस्तेमाल किया जो उसके नाम के साथ जुड़ गया। यह उस डार्क स्पिरिट का हथियार है जब वह जीवित था, एक सनब्रेड हथियार। दिलचस्प, ये सही है, ये हमारे पूर्वज मेन का हथियार है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यह मौजूद है और कहाँ छिपा है, लेकिन जब वह वापस आया तो उसे अपनी दरांती भी मिल गई। सम्राट मेन ने मुस्कुराते हुए कहा, पूर्वज मेन, तो वह आपके पूर्वज हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। वे जानते थे कि यह एक शक्तिशाली डार्क स्पिरिट थी, लेकिन यह सम्राट मेन के पूर्वज की आत्मा थी। इसका मतलब था कि यह किसी भी यादृक सेंट रियल डार्क स्पिरिट से ज्यादा खतरनाक थी। अल्पिराम 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 अल्पिराम, पूर्वज में आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। तो आप कौन से पूर्वज थे? हमारी दुनिया के बीच पोर्टल खुलने के बाद या उससे पहले? चिंता मत करो, मैं आपके साथ उतना ही सम्मान से पेश आऊंगा जितना आप हकदार हैं। सम्राट डू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें भी चमकने लगी। एक मिनट रुको, उसकी आंखें डुलियांग जैसी हैं, विशेष शारीरिक बनावट। हमें इसके बारे में कभी पता कैसे नहीं चला? कमाल है, तो वह अपना हुनर छुपा रहा था। सम्राट डू ने वास्तव में अपना रहस्य अच्छी तरह छुपाया है। सम्राट डू की आंखें देखकर सब भी चौंक गए। वे डुलिया की आंखों के बारे में जानते थे और जानते थे कि इससे उसकी ताकत और भी बढ़ गई थी, लेकिन सम्राट डू पहले से ही इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक था। उसके पास ऐसी आंखें क्यों थी? वह मूल रूप से एक वयस्क डुलियांग था, जबकि हर कोई इस बात पर सोच रहा था कि सम्राट डू ने क्या खुलासा किया। दक्ष एक अलग बात के बारे में सोच रहा था। डुलियांग ने उस स्थानिक विस्थापन चाल का इस्तेमाल किया था जिससे उसे मारा जाना असंभव था। जब उसने इसका इस्तेमाल किया तो उसकी आंखें चमक रही थी, तो जो भी कौशल था उसके लिए इन आंखों की आवश्यकता थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि सम्राट डू भी यही कोशिश कर रहा था, या वह कोई अलग चाल चल रहा था? अगर यह पहले वाली चाल थी तो क्या यह उसे अजय नहीं बनाती? दक्ष ने भी यही अनुमान लगाया था कि समय की तलवार से इस कौशल को तोड़ा जा सकता है। उसे यकीन नहीं था, लेकिन जीशान के लिए उस कौशल को तोड़ना मूल रूप से असंभव था। और अब जब ये पता चला कि जीशान के पास डार्क स्पिरिट है तो सम्राट डू उसे मारने जा रहा था, वह भी बहुत आसानी से। जीशान तब तक मरने वाला था जब तक कि जीशान उस रहस्यमय स्थानिक विस्थापन कौशल का मुकाबला करने के लिए कोई कौशल नहीं खोज लेता। सम्राट डू डुलिया की तरह निष्क्रिय नहीं था। उसने खड़े होकर दुश्मन को उस पर हमला करने नहीं दिया, इसके बजाय वह अपनी तलवार लेकर जीशान की ओर भागा। जीशान अपनी दरांती लेकर सम्राट डू की ओर दौड़ा। जीशान ने अपनी दरांती उठाई और उसे नीचे की ओर घुमाया ताकि सम्राट को दो टुकड़ों में काट सके। दरांती रहस्यमयी रोशनी से चमकने लगी जिससे वातावरण अस्थिर हो गया, यहाँ तक कि आसमान भी बादलों से ढक गया। इसके साथ ही सम्राट डू ने तलवार को रोकने के इरादे से तलवार से हमला किया। दरांती और तलवार दोनों एक दूसरे को छूने वाले थे, लेकिन तलवार दरांती के आर पार ऐसे निकल गई जैसे उसका अस्तित्व ही ना हो। सम्राट डू भी इसी तरह दरांती के बीच से बिना रुके गुजर गया। इतना ही नहीं, वह जीशान के बीच से भी ऐसे गुजरा जैसे वह कोई भ्रम हो। जीशान जल्दी से पीछे मुड़ा। उसे पता था कि उसने गलती की है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तलवार ने उसकी पीठ पर वार किया जिससे उसकी पीठ कट गई। पीछे एक गहरा घाव रह गया। सौभाग्य से जीशान तेज था और जल्दी से आगे बढ़ा जिससे वह दो टुकड़ों में कटने से बच गया। उसकी पीठ से खून बह रहा था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी थी, हालांकि ये दर्दनाक लग रहा था। दक्ष ने जब देखा कि जीशान को चोट लगी है तो वह अपनी मुट्ठी बंद किए बिना नहीं रह सका। भले ही यह पूर्वज मेंग और सम्राट डा के बीच लड़ाई थी, लेकिन यहाँ जो घायल हो रहा था वह जीशान था। वह बेचारा आदमी, उसने पहले ही बहुत कुछ खो दिया था। उसने अपनी प्यारी औरत को खो दिया जिसे उसकी आंखों के सामने ही मार दिया गया। उसे लंबे समय तक कैद में रखा गया, प्रताड़ित किया गया। फिर उसे एक और लड़की मिली जिसे भी उसकी आंखों के सामने मार दिया गया, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह दक्ष से जुड़ी हुई थी। और यह सब काफी नहीं था, उसे फिर फंसे प्रताड़ित किया गया और अब उसने अपना शरीर भी खो दिया। ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ और दक्ष कुछ नहीं कर सका सिवाय इसके कि वह बुरा महसूस करे। उसे अपने अंदर कुछ करने की अजीब सी इच्छा हो रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। ये लड़ाई खत्म होने वाली थी। वह उस डार्क स्पिरिट को बाहर लाकर दक्ष की मदद करने में असहाय था और जिस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ी, जीशान स्पष्ट रूप से हार की ओर था। वह सम्राट डू को भी नहीं मार सका, केवल निशाना साध कर रह गया। अब तो सम्राट मेन भी भौचक्के के रह गए। इस आदमी में उसके बेटे जैसी ही परेशान करने वाली क्षमता क्यों है? ये कॉकरोच, अगर इस आदमी को मारना पिछले वाले की तरह ही मुश्किल है तो चीजें समस्याग्रस्त हो सकती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर यह क्षमता क्या है। ये पहली बार है जब मैं इसे देख रहा हूँ। कितना अच्छा होगा अगर मैं उसके बेटे से इसके रहस्य के बारे में पता लगा सकूं। सम्राट मेन ने डुलिया की ओर देखते हुए कहा। उनके पास दशकों का अनुभव और व्यापक ज्ञान था, लेकिन फिर भी वे इस बात
बात की सच्चाई को समझ नहीं पाए। क्या हुआ, तुम्हें खून बह रहा है, क्या तुम्हें चोट लगी है? पूर्वज मेंग सम्राट डू ने पूर्वज मेंग को काटने के बाद उसका मजाक उड़ाया। तुम नासमझ नौजवान हो, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास हो, जीशान ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि उसके चारों ओर का माहौल बदल गया था। अल्पिराम अल्पिराम अल्पिराम, अद्भुत, तो ये हमारे पूर्वज हैं, वह बहुत शक्तिशाली है, सिर्फ उनकी आभा ही मुझे सिहरन पैदा कर रही है, मुझे यकीन है कि वह जरूर जीतेंगे। ये भ्रम तकनीक कितनी भी अनोखी क्यों ना हो, पूर्वज इससे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और हमारे लिए यह प्रतियोगिता जीत लेंगे। मैं कियान ये जानकर बहुत उत्साहित था कि जीशान ही पूर्वज मेन है। वह जोर से जयकार लगाने लगा। दूसरे भाई, क्या आप कुछ बोल रहे हैं? मेन होलिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या भूल गए? मेन कियान ने भह सिकुड़ागारे कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे और उनका श्रेय चुरा रहे थे। मेन होलिंग ने हंसते हुए पूछा। यह मेन कियान का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, उसने पहले कभी शिकायत नहीं की। इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि यह हमारे पूर्वज थे, मुझे दोष नहीं दिया जा सकता। शायद उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह युवा पीढ़ी के व्यवहार का परीक्षण करना चाहता था। अगर ऐसा है तो वह निश्चित रूप से लड़ाई खत्म होने के बाद तुम्हें दंडित करेगा। मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम अपनी गर्दन तैयार रखो, वह गुस्से में तुम्हें मार भी सकता है। मैं होलिंग ने अपने भाई से बदला लेने की कोशिश करते हुए कहा। तुम षड्यंत्रकारी कमीने, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। पूर्वज मुझे कभी नहीं मारेंगे, मैं उनकी रक्त रेखा हूँ, मेन कियान ने जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता? मैंने जो सुना है उसके अनुसार हमारे कुछ पूर्वज बहुत ही क्रूर थे, वे बिना सोचे समझे हत्या कर देते थे। हो सकता है कि वह उन पूर्वजों में से एक हो, बस तैयार रहो, मेन होलिंग ने हंसते हुए कहा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना हो, मेन कियान ने बुदबुदाते हुए पीला चेहरा बनाते हुए अपनी गर्दन को रगड़ा। फिर उसने बोलना बंद कर दिया और अपना ध्यान वापस लड़ाई पर केंद्रित कर लिया, जहां जीशान फिर से घायल हो गया था। पिछली बार जीशान की पीठ पर चोट लगी थी, इस बार उसके दाहिने पैर पर गहरा घाव था। सौभाग्य से जीशान फिर से खुद को बचाने में कामयाब रहा, अन्यथा उसका पूरा पैर कट जाता। गग जैसे ही तलवार उसके कंधे पर लगी, उसके होठों से एक और घुराघुराहट निकली। वह पीछे की ओर उछला, जिससे तलवार उसके शरीर से निकल गई। उसके कंधे पर एक छेद हो गया था जिससे खून बह रहा था। दूसरी ओर सम्राट डू को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। पूर्वज में ने चाहे जो भी हमला किया उससे कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं यह नहीं कर सकता, मैं बेकार नहीं बैठ सकता, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। वह बहुत कुछ सह चुका था। जीशान घायल हो रहा था, लेकिन वह अपने शरीर पर घावों को महसूस कर रहा था। अंधेरा जो धीरे धीरे कम होने लगा था फिर से बढ़ने लगा था, जिससे उसके विचार कुछ हद तक धुंधले हो गए थे। मत करो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या करने की उम्मीद करते हो? जुन दक्ष के सामने आए और उसे रोकने की कोशिश की। तो फिर मुझे बताओ कि क्या करना है? मुझे जीशान के शरीर से उस डार्क सोल को बाहर निकालना है, ताकि जीशान आत्मसमर्पण कर सके, चाहे कुछ भी हो जाए। वह डार्क स्पिरिट जीशान के शरीर की परवाह नहीं करेगी, वह आत्मसमर्पण नहीं करेगी। दक्ष ने भोग सिलक नुकसान होता रहेगा जब तक कि उसके लिए बहुत देर ना हो जाए, और मैं देखता नहीं रह सकता। जीशान को मारे बिना उस डार्क सोल को बाहर लाने का कोई तरीका नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप डार्क स्पिरिट से विनम्रता से पूछ सकते हैं और वह बाहर आ जाएगी? नहीं तो बेवकूफ बनना बंद करो, वह एक चला गया मामला है, उसके लिए खुद को खतरे में मत डालो, जून ने चिल्लाते हुए कहा। गुस्सा आ रहा था उसे चिल्लाए हुए काफी समय हो गया था, लेकिन वह इस बार खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। यह बिल्कुल बेवकूफी भरा फैसला था, वह कुछ नहीं कर सकता था, वह बस एक बेवकूफ की तरह काम कर रहा था, बिना ये जाने कि वह क्या कर सकता है। उसमें कूदने की कोशिश कर रहा था, वह मन ही मन उस तलवार को कोस रही थी जिसने उस पर असर डाला था, लेकिन फिर भी वह उसे बेवकूफी भरी हरकतें करने नहीं दे सकती थी। तुम सही कह रहे हो, मैं आत्मा को खुद बाहर आने के लिए नहीं कह सकता, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आपको शायद इसका अंदाजा ना हो, लेकिन मुझे अब इसका अंदाजा है, उसने कहा, और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई योजना बना रहा हो। एक पत्थर में दो चील। उसने आसमान की ओर देखा जो अब अंधेरा होने लगा था, शाम हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि वह अपने अंधेरे के निया का इस्तेमाल कर सकता था। अपनी तरफ देखते हुए उसने जिक विन को देखा जो उससे पूछ रहा था कि क्या वह ठीक है। धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसने उसके गालों को छुआ। जिक, मुझे कुछ बेवकूफी करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें जोखिम में नहीं डाल सकता, नकली दुनिया में वापस जाओ, उसने जिक से धीरे से कहा। और फिर उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक ताबीज निकाला। इस ताबीज को अपने पास रखो, ये 30 दिनों के बाद सक्रिय हो जाएगा। अगर मैं 30 दिनों के भीतर तुम्हें बाहर नहीं बुलाता उसके बाद ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह नकली दुनिया से बाहर निकलने के लिए है। जब तुम सभी को लगे कि तुम्हें बाहर आने की जरूरत है तो नकली दुनिया के अंदर सभी को एक जगह इकट्ठा करो और इस ताबीज को फाड़ दो। मैंने इसे नकली दुनिया के पोर्टल के माध्यम से असली दुनिया से जोड़ा था, उसने क को समझाया। उन्होंने कहा, सबके साथ उस जगह से बाहर निकल जाओ और वास्तविक दुनिया के अंदर एक सुरक्षित जगह पर रहो, लेकिन केवल तभी
अभी जब तुम अंदर स्वर्ग क्षेत्र की साधना तक पहुंच जाओ तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम मरने की योजना बना रहे हो। जिकिन ने चिंतित होकर दक्ष से पूछा। हाँ, मैं क्यों मरूंगा, मैं इसे सिर्फ एहतियात के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ। जीवन हमेशा अनिश्चित रहता है। जब मैं तुम्हें लंबे समय तक आवाज नहीं दे सकता और यह संकेत नहीं दे सकता कि मैं जीवित हूँ, तो बस यही समझो कि मैं मर गया हूँ। इसलिए जब तुम काफी मजबूत हो जाओगी तो तुम नकली दुनिया को अपने आप छोड़ सकती हो। वैसे भी मैं इतनी जल्दी मरने की योजना नहीं बना रहा हूँ, इसलिए चिंता मत करो। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन मैं जी की कुछ कह रही थी, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए और गायब हो गई। उसे नकली दुनिया में वापस भेज दिया गया और दक्ष को यहाँ अकेला छोड़ दिया गया। तो तुमने तय कर लिया है कि तुम किसी की नहीं सुनोगे? जुन ने भोर सिकुड़ाकर आलस से जवाब दिया। जैसे ही उसने अंधकार के नियम का प्रयोग करना शुरू किया उसकी आंख काली हो गई। उसने छाया परिवर्तन का प्रयोग करके पूरी तरह अदृश्य हो गया। छाया परिवर्तन का उपयोग करने के बाद वह स्टैंड से उड़कर अखाड़े की ओर चला गया। हालांकि जहां लड़ाई हो रही थी वहां उड़ने के बजाय वह दूसरी तरफ उड़ गया। दक्ष उस स्टैंड की ओर उड़ गया जहां दूसरे एस्टेरिया साम्राज्य का दल बैठा हुआ था। छाया परिवर्तन अंधकार के सर्वोच्च कानून की एक क्षमता थी जो सबसे श्रेष्ठ कानूनों में से एक थी। इसके अलावा ये कुछ ऐसा था जो उसे पूरी तरह से अदृश्य बना देता था। अब जब वह एक प्रारंभिक स्व क्षेत्र साधक था तो यह और भी अधिक प्रभावी था। इसका उपयोग करने के बाद कोई भी व्यक्ति उसे खोजने में सक्षम नहीं था। दक्ष को एस्टेरिया के सम्राट के पास पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जिसे वह निशाना बनाना चाहता था वह सम्राट मैंग से 10 मीटर पीछे उतरा और धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अंधकार छाया थी जो उसकी गहरी काली आंखों के साथ मिश्रित थी। वह एक सच्चे राक्षस जैसा लग रहा था। उसने अपना हाथ दाईं ओर हिलाया। उसके हाथ में एक काली तलवार अचानक से प्रकट हुई। तलवार जंग लगी हुई लग रही थी लेकिन साथ ही नई भी लग रही थी जो उसे खूबसूरत बना रही थी। जैसे ही समय की तलवार दक्ष के हाथ में आई दक्ष के चारों ओर का काला आभामंडल कई गुना बढ़ गया। हम अंधकार की इस अत्यधिक मात्रा के कारण छाया परिवर्तन के लिए भी दक्ष की अत्यधिक आभा को छिपाना मुश्किल हो गया, जिसे सम्राट में ने नोटिस किया और वह भौं सड़ते हुए जल्दी से पीछे मुड़ते हुए खड़ा हो गया। बिना कुछ सोचे समझे सम्राट मेंग ने अपनी तलवार निकाल ली। वह किसी को नहीं देख पा रहा था लेकिन भयावह आभा से साफ पता चल रहा था कि कोई उसे निशाना बनाने के इरादे से आसपास ही मौजूद है। आभा ने सम्राट मेंग को दक्ष का स्थान भी बता दिया जो अब तक इस आदमी को नहीं देख सका था। मर जाओ, सम्राट ने दहाड़ हुए अपनी तलवार उस दिशा में घुमाई जहां से उसे आभा आती हुई महसूस हुई। दुर्भाग्य से जैसे ही हमला उस स्थान पर पहुंचा आभा अचानक गायब हो गई। इसके बजाय आभा अब सम्राट मेंग के पीछे थी। दक्ष ने सम्राट मेंग के ठीक पीछे टेलीप करने के लिए अपनी टेलीपकेशन क्षमता का इस्तेमाल किया था जो हमला करने में अधिक व्यस्त था। इसके साथ वह सम्राट के करीब पहुंचने में सक्षम था। चौंक कर सम्राट मेंग ने पीछे मुड़ने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक काली जंग लगी तलवार की तीखी धार उसके छेद के पास रखी हुई थी। सम्राट मेंग, मैंने सुना है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। चिंता मत करो, मैं खुद आपके पास आया हूँ। और एक और बात, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पीछे ना मुड़े क्योंकि मेरा हाथ आपके दिमाग से तेज है। इससे पहले कि आप अपने उस छोटे से दिमाग से कुछ चतुराई करने की कोशिश करें आप अपना सिर अपने शरीर से दूर जमीन पर पड़ा हुआ पाएंगे। दक्षिण सम्राट मेंग को बंधक बनाते हुए कहा। हाँ संत हत्यारा वारिस। जैसे ही दक्ष ने अपने अंतरिक्ष के नियम का प्रयोग किया छाया परिवर्तन रुक गया और वह दृश्यमान हो गया। मेनकियान दक्ष को देखकर चौंक गया। वह डरकर पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं होलिंग भी हैरान रह गया। जिस आदमी ने उसे बेवकूफ बनाया था राजकुमार होने का नाटक करके वह उनका सबसे बड़ा दुश्मन था जिसे वे ढूंढ रहे थे। उसे अभी भी याद है कि जब उसे दक्ष के बारे में सच्चाई बताई गई थी तो वह कितना अभिभूत हो गया था। वह अपने दुश्मन को अपने घर लाने के लिए भी शर्मिंदा था। वह इसे भूलने और आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन दक्ष वापस आ गया था। न केवल वह वापस आ गया था बल्कि उसने अपने पिता को भी बंधक बना लिया था। आखिर इस आदमी में कितनी हिम्मत थी। दूसरे और तीसरे राजकुमार ने पाया कि वे बहुत परेशान थे। केवल एक व्यक्ति जिसने प्रतिक्रिया व्यक्त की वह था क्राउन प्रिंस जो अधिक उम्र का और अधिक परिपक्व था। क्राउन प्रिंस ने अपनी तलवार निकाली और उसे दक्ष पर तान दिया। मेरे पिता को तुरंत छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारे पिता को क्यों मुक्त करूं? चेह, क्या तुम मूर्ख हो? अगर मेरा इरादा उन्हें मुक्त करना था तो मैं उनकी गर्दन पर तलवार क्यों रखूंगा? क्राउन प्रिंस बहुत होशियार नहीं है ना? दक्ष ने मजाक में पूछा। तुम कमीने, क्या तुम मरना चाहते हो? युवराज ने लाल चेहरे के साथ डरते हुए कहा। मुझे अपनी मृत्यु की इच्छा के बारे में नहीं पता लेकिन तुम निश्चित रूप से अपने पिता के लिए मृत्यु की इच्छा रखती हो। तुम उस आदमी का अपमान कर रही हो जो तुम्हारे पिता को एक पल में मार सकता है। जैसा कि मैंने कहा तुम बहुत होशियार नहीं हो। जो भी हो, चाहे तुम कितने भी मूर्ख हो, तुम दूसरे राजकुमार से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकते। दक्ष सम्राट के पीछे खड़ा था इसलिए वो दिखाई नहीं दिया लेकिन अपने बेटे की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसे बंधक बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि सेंट केल वारिस था जिसे वह किसी भी कीमत पर मारना चाहता था। वह आदमी न केवल भागकर छिप गया बल्कि उस पर हमला करने के लिए यहाँ तक आ गया। नहीं, वह मुझे मारने के लिए यहाँ नहीं आया है। अगर वो मुझे मारना चाहता तो मैं पहले ही मर चुका होता। वह क्या चाहता है? उसे मुझसे जरूर कुछ चाहिए। सम्राट मेन ने भौं सड़ते हुए सोचा।